आपका जो यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, है ना, जिसको हम आईएएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं, और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके द्वारा बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा पीसीएस एग्ज़ाम आयोजित होते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग है। आज के सेशन में मैं आप सभी के यूपीएससी एग्ज़ाम और साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी के बिल्कुल प्रारंभ से लेकर के अंतिम चरण तक की बहुत एक समरी फॉर्म में आपको आज डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आप लोग की तैयारी में एक शार्पनेस आ सके। जो आप अभी तक तैयारी के दौरान कुछ कमियां कर रहे हैं उनको फुलफिल कर सकें। ठीक है, तो आज एक डिटेल चर्चा पर चर्चा हम करेंगे विषय वस्तु पे, फिर मैं आपके प्रश्नों को लूँगा, उनका भी हम सल्यूशन दे करके जाएंगे। तो तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप तैयारी प्रारंभ करते हैं तो तैयारी के बीच में कुछ ना कुछ आपको व्यवधान भी महसूस होते हैं। कई बार जो है आपको तैयारी करने में एक चरण ऐसा भी आता है कि आपको लगता है कि बहुत लंबा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि छात्र जब तैयारी करता है, तैयारी करने के दौरान कई बार प्रश्न ये आता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं सफल हुआ तो क्या होगा, सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये कई प्रश्न हैं जिनसे वो जूझता रहता है, लगातार उसके दिमाग में एक चलती रहती है विषय वस्तु, और वो एक जद्दोजहद में रहता है, उपापोह में रहता है, मानसिक अशांति उसको घर कर जाती है। तो ये कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ जो है मैं आप सभी के आज चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। दिमाग में कैसी भी आपको तनाव है, कैसी भी समस्या है, उन समस्या के पूर्ण समाधान के साथ आप लोग के साथ में उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। मैं कुछ ऐसा लेकर के चलूँगा कि जो बच्चा अभी स्टार्ट कर चुका है या जो तैयारी के किसी न किसी फेज़ में है, किसी न किसी चरण में है, 1 साल 2 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने, सब जो है एक तरीके सबको मैं बराबर लेके चल रहा हूँ। सबको बराबर लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि सब कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई गलती करते हैं। जो बच्चे बिगिनर हैं उनको लगता है कि स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम शुरू करें, और जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं उनको लगता है कि शायद मैं सही दिशा में हूँ, शायद मैं सही दिशा में नहीं हूँ। तो आने वाले समय में जो तैयारी, जो एग्ज़ाम देंगे आप 2023 में देंगे, 2024 में देंगे, 2025 में देंगे, यदि आज कुछ फंडामेंटल्स को आपको समझ में आ जाए, कुछ फंडामेंटल्स मैं आपके क्लियर करूँगा, आधारभूत चीज़ें जो आपकी हैं यदि वो आपको समझ में आ जाए तो शायद आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शार्प हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर नहीं करूँगा, बट मैं ये कवर करूंगा कि कैसे आपकी गलतियां जो आने वाले समय में आप ना हो उनसे बच के चलें और पहले दिन से ही ऐसे अप्लाई करें। और एक बात और आप लोगों के लिए है कि अब जो है मैं आप लोगों को खुद भी कुछ ऐसा सेशन लेकर के आ रहा हूं जो अपने आप में बहुत निर्णायक होने वाला है, और ये मैं लाइव सेशन ही रखूंगा आप सभी के लिए, जो कि यूट्यूब में आज़ाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब पे निरंतर ये क्लासेस में चलाऊंगा। ठीक है, आप सभी छात्रों के लिए एक व्यापक मेरी मुहिम स्टार्ट हो रही है इस चीज़ को लेकर के। इसकी जानकारी मैं सेशन के लास्ट में आपको दूंगा। तो तैयारी का स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, प्रारंभ क्या होना चाहिए, उपापोह जो ये रहती है बहुत सारे छात्रों की। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है, आसपास से भी आते हैं, यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से, या फिर बहुत दूर से भी बच्चे आते हैं। तो मेरा पहला उनसे एक क्वेश्चन ये होता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आप क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे का आपका रीज़न क्या है, रियल मोटिवेशन क्या है। क्योंकि देखो एक बात तो आपको सत्यता के साथ समझनी होगी कि इस तैयारी को लेकर जो बहुत सारे भ्रम हैं, जो इल्यूज़न है बहुत सारे, उनको हमें समझना होगा। कई बार छात्र को लगता है कि मैंने 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया हूँ मैं, है ना, या फिर मैंने ये एग्ज़ाम निकाल लिया है, या फिर मैं जो है ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा हूँ, या फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाया हूँ, मैं 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाया हूँ, मैं 10th में ये मार्क्स नहीं लाया हूँ, तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या कुछ को लगता है मुझसे हो जाएगा। यानी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में है, कुछ ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तैयारी वो भी करना चाहते हैं, तैयारी वो भी करना चाहते हैं, दोनों ही स्थितियाँ अपने आप में सही नहीं है। जो ओवर कॉन्फिडेंस में है, जिनको लग रहा है कि नहीं मैंने तो 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ग्रेजुएशन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो शायद यूपीएससी मेरे लिए आसान हो जाए, या पब्लिक सर्विस कमीशन मेरे लिए आसान हो जाए। या किसी को लगता है कि यार मेरा तो ये दोनों बेकार हुआ है, जबकि आप रिजल्ट जो उठा के देखेंगे, जो कंप्लीट लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है,
उसमें उठा के देखेंगे तो दोनों तरीके के छात्र हैं। एवरेज छात्र भी हैं जो औसत दर्जे के हैं, और छात्र वैसे भी हैं जो बहुत अच्छे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। दोनों तरीके के छात्र चयनित हो रहे हैं, दोनों तरीके की चीज़ों को लेकर के देखा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपके मन का जो भ्रम होता है कि नहीं मुझसे हो जाएगा, मैं कर ले जाऊंगा, तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसमें आपको किसी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए कि तैयारी के पीछे का कारण क्या है। तैयारी के पीछे का कारण कई सारे बच्चे कई देते हैं, मतलब सबका अपना अपना रीज़न होता है। कुछ कहते हैं कि नहीं हम जो है तैयारी इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो है आने वाले समय में हम देश की सेवा कर सकें। देखो, सिविल सेवा में जाओगे तो आपको काम ही यही दिया गया है। ये सर्विस का जो मुख्य रोल है समाज के लिए ही आपको बनाया गया है, ये सेवा ही समाज के लिए समर्पित है, तो वो तो आपको करना ही है, वो तो आधारभूत ही है। अन्य क्या कारण है वो बहुत जरूरी होने चाहिए, आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। इस सर्विस में कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई और अदर कार्य आप करेंगे, तो समाज के लिए ही समर्पित सेवा है। तो ये कंप्लीट मोटिवेशन नहीं है आपके लाइफ का, एक कंप्लीट मोटिवेशन आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आपको क्या लेकर के चलना है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर बच्चे का। होता है शुरुआती समय में हमें चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। देखो, मैं आपको जद्दोजहद बताता हूँ, जितने भी छात्र हैं उन किस तरीके की समस्याओं से गुजरते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम से आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मैं सभी प्रॉब्लम्स को आपको बताता हूँ। जब आपका 12th होता है, 12th से पहले जद्दोजहद चालू हो जाती है कि मैं साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम से आप फंसते हैं। 12th में फिर कोई आपको सजेस्ट कर देता है या खुद से ही आप डिसीजन ले लेते हैं, या फैमिली डिसीजंस होते हैं कि भाई अब आपको ग्रेजुएशन में क्या करना है। 12th में साइंस या आर्ट्स लेकर के किसी तरीके से आप जो भी मार्क्स आपके आते हैं, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी या पीएससी के बैटल ग्राउंड में सब बराबर हैं, चाहे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चाहे एवरेज स्टूडेंट हो। जब आप इसकी तैयारी चालू करते हो सब आप जीरो से स्टार्ट करते हो, क्योंकि इस एग्ज़ाम की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। आप देख लीजिएगा आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करके फिर सिविल सर्विसेज सेवा की तैयारी करते हैं, बहुत एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, और दोनों का प्रॉपर सिलेक्शन होता है। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस भेद को अपने मन से हटा देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से आए हो आप सिविल सेवा को क्रैक कर सकते हैं, सिविल सेवा को, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। जब आप इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं तब आपको समझना होता है कि आपको कैसे लेकर के चलना है। अब देखिए यहाँ पे ये अमन कुमार जी हैं, ये कह रहे हैं 10वीं से लेकर एमए तक फर्स्ट क्लास हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पीसीएस ऑफिसर के लिए बिल्कुल तैयारी आप पीसीएस अफसर के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर ये एक मोटिवेशन हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में आपको अल्टीमेट करना क्या है। तो यहाँ पे अब 2-3 चीज़ें हमें समझनी है। जब हम इनको समझ जाएंगे और ये हमारी क्लियरिटी में हो जाएगा, ब्रेन में चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, सिविल सर्विसेज की तैयारी के पीछे का मुख्य कारण क्या है। आपके मुख्य कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यदि अभी आप जब तैयारी चालू करते हैं ना, तैयारी के 1-2 साल आपको लग जाते हैं, तब आपको मुख्य कारण ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। यहाँ पे मुझे ये बताएं कि सीनियर कितने लोग हैं जो ऑलरेडी काफ़ी लंबे टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ सीनियर्स हों तो एक बार मुझे बताएं, जो मतलब कि 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, 1 अटेम्प्ट हो गया है, 2 अटेम्प्ट हो गया है, 3 अटेम्प्ट हो गया है। कुछ सीनियर्स हों तो बताएं यहाँ पे, जो सीनियर हों। एक बार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोगों का यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे हैं कई सारे लोग जो तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से। विपुल कुमार जी हैं, अरुणेश पटेल जी हैं, रूपांजलि जी हैं, प्रिंस कुमार जी हैं, शारदा कटारा जी हैं। ठीक है, बड़ी संख्या है यहाँ पे, काफ़ी सारे छात्र हैं यहाँ पे जो एक अवधि ले चुके हैं तैयारी की, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 1 अटेम्प्ट की, 2 अटेम्प्ट की, 3 अटेम्प्ट की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब स्टार्ट करते हैं आप प्रिपरेशन को, जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी चालू हो जाती है, तब आपके अंदर एक्साइटमेंट, जोश ज़्यादा होता है और आपको लगता है कि सिर्फ सिविल सेवा। बहुत सारे तो ये कह देते हैं कि नहीं, मैं केवल आईएएस दूंगा, मैं पीसीएस तो कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा। तो केवल यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड होते हैं आप, लेकिन जैसे ही 1 साल 2 साल हो जाता है तो आप स्विच कर जाते हैं। आपको लगता है कि अब चलो पब्लिक सर्विस कमीशन के भी फॉर्म भर देता हूँ। ये होता है, ये बात मतलब कि आप देखेंगे लगभग 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
यानी कि अभी भी उसे तय नहीं था शुरुआत में कि यूपीएससी करना है कि चलो पब्लिक सर्विस कमीशन में चले जाएं, फिर बैकअप प्लान, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सारे क्लियर हो जाते हैं कि भाई चलो इधर चले जाते हैं। मैं यहां तक बताऊं कि जब आप 2-3 अटेम्प्ट दे लेते हैं, नहीं होता है, तो फिर आपको लगता है कि किसी एग्जाम में भी हो पर हो जाए। यानी कि यहां पे आपको मोटिवेशनल फैक्टर समझना होगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप जो ये आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसमें तैयारी करने के बाद जब सिलेक्शन होगा उसके बाद कार्य क्षेत्र आपका समाज सेवा है, लेकिन ये आपका कार्य क्षेत्र है समाज सेवा, लेकिन आपका जो रियल मोटिवेशन है वो ये है कि पहले आप जॉब सिक्योरिटी अपनी क्लियर करें, आप कहीं ना कहीं पे अपने आप को सेटल डाउन करें, कैसे भी करें, लेकिन आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हो जाऊं, है ना, मैं टीचर बन जाऊं तो भी चल जाएगा, मैं जो है, ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है मुझे बताइए। यानी कि आपकी तैयारी के पीछे जो एक बड़ा मोटिवेशन है वो जॉब सिक्योरिटी भी तो है। इस चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा कि आप जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में कि कैसे भी करके आप सिक्योर्ड हो जाए, यानी कि आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में इंटर कर जाते हैं, है ना, तैयारी करने के बीच के दौरान की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आपका खुद का एक्सपीरियंस ऐसा होगा, मैं ये चीज आप लोगों को बिल्कुल तय करके बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बात से आप लोग एग्री हैं कि नहीं एग्री हैं? एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। यानी कि आपकी तैयारी का एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि आप चाहते हैं कि सिविल सेवा में आपके चयन में कहीं ना कहीं पे आपको अपने आप को आर्थिक तौर पे आत्मनिर्भर बनाना है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है ना, इस बात में कोई दो राय आप मानेंगे भी नहीं। आर्थिक आत्मनिर्भरता ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक उम्र के बाद आपके लिए। आपको लगता है कब तक माता पिता से मांगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये हर छात्र के साथ आता है, हर छात्र के जीवन में अवधि आती है। लेकिन जब हम प्रारंभ करते हैं इस तैयारी में तो एक एक्साइटमेंट होती है, एक जोश होता है, ये लगता है कि नहीं मेरा तो पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, मेरे दूसरे में हो जाएगा, मेरे तीसरे में हो जाएगा। हो भी सकता है पहले अटेम्प्ट में, लेकिन कई गलतियां भी तो हम करते हैं ना, कई गलतियां भी तो दोहराते हैं ना, और उन गलतियों के कारण हमारा नहीं होता है। यदि उन गलतियों से बच जाएं हम लोग, एक सही गाइडलाइन पे आ जाएं, तो बिल्कुल मैं तय तरीके से बताता हूं कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये एग्जाम आपका है, आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता, ये भी बात सत्य है। तो आज का सेशन जो है मेरा, मुख्य तौर पे मेरा जो अल्टीमेट पर्पस है ना, कि आपके अंदर एक रियलिस्टिक गाइडलाइन लेकर के आऊं मैं, रियलिस्टिक अप्रोच आपके अंदर डेवलप करें, है ना, आपके मन में जो दुविधाएं हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाएं, आपको लगे कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, एक जद्दोजहद भरी जिंदगी आपकी समाप्त हो, और जो भी करना चाहते हैं उसमें कंप्लीट फोकस हो, कंप्लीट फोकस, डाइवर्जेंस जीरो हो जाए। देखो एक चीज और आपको बताता हूं, आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप एक समाज में रह रहे हैं, समाज में बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, बिल्कुल इससे आप इसको आंख में आप काला कपड़ा नहीं बांध सकते हैं, ये स्वीकारना पड़ेगा आपको, और ये बात आप महसूस करते हैं। आपके माता पिता हैं, आपके घर में एक परिवार है, आपके भाई बहन हैं, है ना, आपके रिश्तेदार हैं, सब हैं आपके सामने। और जब एक उम्र के बाद, जैसे ही आपका 12th पास आउट होता है, आप ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद एक जवाबदेहिता बनने लग जाती है। सभी के साथ होता है, जैसे ही ग्रेजुएट होंगे एक जवाबदेहिता ये हो जाती है कि अब क्या करोगे, ये अब आपको आगे क्या करना है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें डील करना पड़ता है, जिसे आए दिन आप लोग सब फेस कर रहे हो। संभव नहीं है कि आप में से कोई भी फेस नहीं कर रहा हो, इसी चीजों को फेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताओ एक बार मुझे। सभी लोग फेस कर रहे हैं ये चीजों को। आए दिन आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा जो है वाकया आता होगा कि कोई ना कोई आपसे जवाबदेहिता मांगता होगा, जवाबदेहिता बनती भी है। मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये चीज भी आपको स्वीकार लेना है कि आपकी जवाबदेहिता बनती है, आपको जवाबदेह बनना भी चाहिए। लेकिन जवाबदेह बनना किसके प्रति चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जवाबदेह सबसे पहले अपने प्रति बनना चाहिए। आप हैं सब कुछ, नियंता हैं आप क्रिएटर हैं, आप अपने प्रति जवाबदेह बनिए। सबसे पहला जो मूल मंत्र है सफलता का, कि आप अपनी गलतियों के प्रति खुद को जवाबदेह बनाइए, है ना। कई बार क्या हो रहा है,
अभी मैं आपको बताता हूं, तैयारी के दौरान बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं कि बाद में जब नहीं होगा ना तो आप माता पिता को दोष देने लग जाएंगे। यदि आपकी लाइफ में आप मैरिड पर्सन है तो आप हो सकता है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी दोष देने लग जाएं, या आप अपने दोस्तों को दोष देने, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मेरे दोस्त अच्छे होते तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। फिर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को या जहां संस्थान से पढ़ रहे हैं उसको दोष देने लग जाएंगे। आप ये दोष देने का प्रक्रिया जो है ना, जबकि आप खुद देखिए, कोई भी है वो सिर्फ एक भूमिका में है। महाभारत में युद्ध अर्जुन ही लड़ा था, अर्जुन की ही अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कृष्ण तो सिर्फ उसे बता रहे थे। तो आपके आसपास आपके माता पिता या जो भी है परिवार में, सिर्फ उनकी भूमिका यह है कि आपको बताएं। अभी आपका आगामी एग्जाम है, बहुत सारे यूपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, एमपीपीएससी का एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है, कई सारे एग्जाम है। हम क्या कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, अभ्यास करा सकते हैं, आपका कंटेंट कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट वहां पे 2 घंटे की अवधि जो प्रीलिम्स में होगी आप ही तो बैठोगे ना, 2 घंटे 4 घंटे, फिर मेंस में 6-6 घंटे आप ही तो बैठोगे ना वहां पे जाकर के। तो अंतिम रूप से जवाबदेह आप हो, इस चीज को भी आपको स्वीकारना पड़ेगा। आपको अपनी जवाबदेहिता को तय करना पड़ेगा और इस जवाबदेहिता से ही आप जो है आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी। तो आज के सेशन में जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक कमिटमेंट आप अपने लिए बनाइए कि आप अपने जीवन के लिए खुद जवाबदेह हैं। अपने लाइफ का चार्ज लीजिए अपने हाथ में, है ना। जब जवाबदेह आप अपने प्रति हो जाएंगे तो फिर समाज से आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। समाज में जितने भी लोग हैं आपके आसपास, आपके माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो आपको फिर टेंशन और तनाव नहीं होगा, क्योंकि जवाबदेहिता जब हमारे ऊपर आ जाती है तो हम काम को बहुत सुचारू रूप से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा आप सभी से आग्रह है, मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरा आप सभी से जो पहला जो मैं चाहता हूं कि आप सभी को इसको लेकर के एक मेरे साथ एक कमिटमेंट करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए। वो प्रॉमिस और कमिटमेंट क्या है? जवाबदेहिता आज अपने हाथ में लेंगे। तो जितने भी छात्र मेरे साथ यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आज से आप अपनी जवाबदेहिता बनाते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, अपनी कैरियर को लेकर के, अपने जीवन को, हर एक चीज में खुद को जवाबदेही बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, चार्ज अपने हाथ में लेना है। जो भी आप गलतियां करेंगे उसको स्वीकारेंगे कि हाँ मेरे से हुई हैं, है ना, और इन गलतियों के कारण से मेरा सिलेक्शन या किसी भी कारण से मैं रुक गया। जो लोग सीनियर हैं उनकी भी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला जो हमारा वो है कि आपको जवाबदेहिता अपने हाथ में ले लेनी है। जैसे ही आप इसे लेंगे आपके मन का एक जो बोझ है वो उतर जाएगा। आप दूसरों के ऊपर जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई वो एक कारण है, आपके आसपास दोस्त हैं ना, सबके जीवन में दोस्त हैं, दोस्त होने भी चाहिए, लेकिन दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप, क्योंकि दोस्तों को आपने सेलेक्ट किया है, आप फिर उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जिम्मेदारी खुद लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है अपने लाइफ की, अपने लाइफ का चार्ज खुद लेना है। ये तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और इससे बात नहीं बनेगी। सिलेबस तो आप कंप्लीट करोगे ही करोगे, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लोगे, एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाइए इस बात को। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, ना खुद से भी झूठ नहीं बोलना। अपने आप से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। आपको अपने बारे में तो सब पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, कैसा टाइम दे रहे हो। दूसरों से झूठ कई बार हम बोलते हैं झूठ। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा भी देखा है कि उनका चयन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सिलेक्शन दिखा देते हैं कि नहीं देखो मेरा पीटी निकल गया, मेरा मेंस निकल गया। क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा इससे? कुछ नहीं होगा आपका। तो लाइफ में एक दिखावेबाजी बंद करिए, रियलिस्टिक अप्रोच पे आइए, रियल लाइफ पे आइए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। झूठापन खत्म करिए। झूठापन जितना रहेगा आपकी लाइफ में उतना ज्यादा एक बोझ बनता जाएगा। आपके मन में एक ऐसी परत जमती जाएगी जिस परत को फिर आप बहुत बाद निकालने पाएंगे। तो आपका एक रियल फेस होना चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो वास्तविक हो, जिसमें कोई भी किसी तरीके का नकाब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बिना किसी नकाब का चेहरा बनाइए अपना। झूठ से दूर भी रिश्ता मत रखिए। आप 2 घंटे पढ़ते हैं ना, स्वीकारिए इस बात को, है ना। आप नहीं आज पढ़े ना, स्वीकारिए इस बात को। अपने आप से कहिए कि आज मैं पढ़ा नहीं। अपने आप से झूठ जिस दिन से बोलना बंद कर देंगे। कई बार क्या होता है, पुरानी गलतियां कर रहे हैं, हम उनको स्वीकारते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो मन को ये लगता है कि यार ठीक है कुछ नहीं है।
तो दो चीजें जो आज के सेशन का शुरुआत है, प्रारंभ है, मैं आपसे चाहता हूं कि इन दो चीजों को आप अपने अंदर धारण करिए, अपनाइए। पहला विषय वस्तु क्या है आपका? पहला विषय वस्तु है कि आप अपने जीवन में सबसे पहला जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं। पहली जिम्मेदारी आपकी है अपने जीवन की, और इस जीवन को कहां ले जाना है, किस हाइट तक ले जाना है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो, यदि समय रहते आपने मेहनत कर ली, समय रहते का मतलब क्या है? देखो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूं, हर चीज का टाइमिंग है। समय रहते का मतलब होता है जो आपने टारगेट सेट किए हैं, इसको समय रहते कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज से तैयारी चालू की, तो आपने टारगेट बनाया कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुझे ये कर लेना है ना। कोई बच्चा 21 साल में यदि प्रण ले रहा है, मान लीजिए 21 साल में किसी ने डिसीजन लिया, 21 साल में लिया गया उसका डिसीजन कि मैं आने वाले 5 साल मैं टाइम दे रहा हूं, यानी 26 साल बाद मैं अपने आप को स्टैंड कर लूंगा। यदि आप 26 साल के हैं तो आज आप निर्णय लीजिए कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप अपने आप को स्टैंड कर लेंगे। स्टैंड करने का मतलब क्या है? आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना लेंगे। ये आपका मुख्य अल्टीमेट जो गोल है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये अल्टीमेट आप यही चाह रहे हैं। सिविल सेवा उसका एक माध्यम है, एक मुख्य रूप है। और मैं आपको सही बता रहा हूं, सिविल सेवा में आपका चयन तब तक नहीं होगा जब तक आप समाज के प्रति आपके अंदर नहीं होगी पीड़ाएं, संवेदनाएं नहीं होंगी। अब बहुत कठिन हो गया है, इंटरव्यू का प्रोसेस में आपको सब कुछ निकल आता है, मेंस आंसर राइटिंग में सब निकल आता है। तो जब आप तैयारी करते हैं सिविल सेवा के पाठ्यक्रम की, तो आप ऑटोमेटिक समाज के लिए एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो समाज को बेहतरी के लिए सोचने लग जाते हैं। तो इसका पाठ्यक्रम ऐसा है, सिलेबस ऐसा है कि वो आपको ऐसा बना देगा। लेकिन आपको एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। आप आज जिस उम्र में हैं, आप 30 साल प्लस हैं, आप 35 साल प्लस हैं, आप 38 साल प्लस हैं, आप जिस एज ग्रुप में हैं, ठीक है, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाले 2 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, किस जगह पे आकर के आप अपने आप को बनाना चाहते हैं, आपका क्रिएशन क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आपने समय रहते मेहनत कर ली, समय रहते का मतलब जो हम गोल सेट करते हैं, इसी को समय रहते कहते हैं। जो आपके गोल्स तय करते हैं, आप जिसको आप निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय में मैं ये बेहतर करने जाऊंगा, तो आज मेरे साथ आप लोग खुद ही अपने मन ही मन रखिए या कहीं पे अपने टारगेट को फिक्स करिए। आज आप जिस उम्र में हैं, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी तैयारी का स्तर पता है कि आने वाले किस साल के अंदर आप अपने आप को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना देंगे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता आपकी तय हो जाएगी। आपको ये तय करना पड़ेगा सभी को, ये बहुत जरूरी है। ये जब तक गोल नहीं तय होगा, और फिर उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। एक ऐसे जद्दोजहद के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जिस जद्दोजहद को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बहुत बेसिक्स बताऊंगा, और आज मैं बता रहा हूं कि मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि ये सेशन शायद आप लोगों की पूरी तरीके की तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर दे। कुछ ऐसा आज आप सीख के जाएंगे मेरे साथ। बट जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, जो आप जिस एज ग्रुप में हैं, जिस उम्र में हैं, आपको अपनी लाइफ को तय करना पड़ता है। आप अपनी लाइफ को तय नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी लाइफ को तय करना पड़ेगा, अपने जीवन को तय करना पड़ेगा, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं ये तय करना पड़ेगा। तो यदि आपने सिविल सेवा को माध्यम बनाया है कि मैं सिविल सेवा के माध्यम से आने वाले समय में अपनी लाइफ को आगे ले जाऊंगा, समाज और सोसाइटी के लिए कौन नहीं कर रहा, मुझे बताइए। कई बार हमें लगता है कि क्या यूपीएससी करके ही हम समाज सेवा कर सकते हैं? क्या एक डॉक्टर समाज सेवक नहीं है? डॉक्टर समाज की सेवा नहीं कर रहा है? क्या एक इंजीनियर समाज की सेवा नहीं कर रहा है? हाँ बताइए, क्या एक शिक्षक समाज की सेवा नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा समाज की सेवा? क्या एक सफाई कर्मी समाज की सेवा नहीं कर रहा है? मुझे आज इस चीज का जवाब चाहिए आप लोगों से, ताकि किसी भी काम के प्रति आपके अंदर की अवधारणा बदल सके। ये चीज बताइए आप लोग कि क्या कौन समाज की सेवा नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो समाज की उस कड़ी में सम्मिलित नहीं है? क्या एक उद्योगपति, बिजनेसमैन, क्या एक व्यापारी, क्या एक रास्ते फुटपाथ में रेडी लगाने वाला व्यक्ति क्या समाज की सेवा नहीं कर रहा है? क्या देश की सेवा नहीं कर रहा है? सब कर रहे हैं। क्या देश में भारतीय सेना में सम्मिलित हमारे जितने भी देश के जवान हैं, सब देश की सेवा कर रहे हैं। सब ने एक माध्यम चुना है देश की सेवा करने का। तो आपको यह तय करना पड़ेगा।
आप केवल सिविल सेवा को ही देश की सेवा का माध्यम यदि मान के चलेंगे तो संकीर्णता है। देश का हर एक वर्ग समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। समाज किसी एक वर्ग से नहीं चलता, एक समूह से नहीं चलता। और एक चीज और बता रहा हूं, आज एक अच्छे नागरिक होने के नाते आज भी आप भी समाज की सेवा कर रहे हैं। एक अच्छे नागरिक हैं आप, मेन स्ट्रीम में आप फोकस कर रहे हैं, आप देश की संविधान की मान्यताओं को मानते हैं, ये समाज सेवा है अपने आप में। तो आप भी एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं। बस हमारा देखने का नजरिया बहुत बड़ी चीज है कि हम किस नजरिए के साथ देखते हैं, किस नजरिए के साथ चलते हैं। तो हर एक व्यक्ति समाज सेवक होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देश सेवा नहीं कर रहा, समाज सेवा नहीं कर रहा, जो देश की मुख्य धारा में संविधान के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। समाज सेवा है, देश सेवा है। जो समाज के लिए अराजक नहीं है ना, जो समाज के लिए क्या है, वांछनीय है, जो समाज के लिए बेहतर है, वो समाज सेवक है। और क्या होती है समाज सेवक की परिभाषा? हर व्यक्ति समाज सेवक है। तो पहले ये संकीर्ण भावनाओं से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठ के हमें इसे समझना पड़ेगा कि हर क्षेत्र समाज की सेवा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पुलिस से हैं, आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और पुलिस में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफेंस में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल साइंस से हैं। तो जो सब समाज सेवा तो ही कर रहे हो आप लोग, और क्या काम कर रहे हो सुबह से शाम तक? जो गृहिणी है ना, बहुत सारी जो हाउस वाइफ हैं, वो क्या समाज सेवा नहीं कर रही? महिलाएं समाज सेवा नहीं कर रही, समाज सेवा कर रही। यदि वो परिवार की उस कड़ी को संजोना बंद कर दें, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा काम है, सबसे चैलेंजिंग काम है, वो महिला कर रही है। उससे बड़ा कोई काम कर ही नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है कि हमें पहले एक नजरिए पे काम करना पड़ेगा कि हम जहां पर भी हैं, हम समाज के लिए वांछनीय हैं, समाज के लिए बेहतर है, हम समाज सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक मंच हमें मिले जिस मंच में जाकर के हम समाज सेवा को एक बृहद रूप दे पाए। उसमें से एक मंच आपका सिविल सेवा भी है। आईएएस पीसीएस के एग्जाम को इस नजरिए के साथ देखने की जरूरत है ताकि आप इस एग्जाम की सफलता तक पहुंच सकें। पहले आज अपना दृष्टिकोण भी आपको बदलना पड़ेगा समाज सेवा का। मान रहे हैं मेरी बात? सभी लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ठीक है, एक बार इस चीज को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा एक्टिव रहना है सभी को। जहां पे मैं आपसे यदि कोई क्वेश्चन करूं तो तुरंत कमेंट में मुझे रिप्लाई करना है, बताना है ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, बहुत सारे मंच हैं। एक क्रिकेटर भी मंच है, एक स्पोर्ट्स पर्सन भी मंच है ना। ओलंपिक में मेडल लाने वाले भी मंच हैं, देश के लिए मेडल लाने वाले भी मंच है, सब मंच है। अब इस मंच में सिविल सेवा भी एक मंच है, जिस मंच को माध्यम बना करके आप समाज सेवा करना चाहते हैं। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ये एक नजरिया है। इस नजरिए को आपके अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने कहा कि आपको एक मंच चाहिए, एक स्टेज चाहिए जिससे आप अपनी समाज सेवा को व्यापक रूप दे सकें, डायरेक्शनली वर्क कर सकें। निश्चित तौर पे सिविल सेवा में वो पोटेंशियल है कि आप इसके साथ जुड़ करके समाज के एक व्यापक स्तर पे, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटीज होती हैं, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप इस तरीके से इस सेवा में जाकर के उन प्राधिकार को धारित करते हैं जिसके माध्यम से आप एक बृहद रूप दे सकते हैं। और एक चीज बताऊं, सिविल सेवा में आप जाना तो चाहते हैं पर आपकी मनसा बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी मनसा अच्छी नहीं है ना, तो सिविल सेवा के लिए आप बहुत घातक व्यक्ति हैं। आप जाकर के यहां पर समाज को नष्ट कर देंगे, आप विकृत कर देंगे। तो आपके अंदर पोटेंशियल है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी मनसा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत नेक होनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए। आज हम भ्रष्टाचार के लिए रो रहे हैं ना, कौन कर रहा है भ्रष्टाचार, किसके लिए हम रो रहे हैं? आज कोई एक छोटा से छोटा काम करवाना हो, काम करवाने में दांतों तले पसीना कैसे निकल आता है। कोई गरीब आदमी को कोई भी काम करवाना हो, वो इतना दुर्लभ कैसे हो गया? जस्टिस इतना दुर्लभ हो गया, न्याय इतना दुर्लभ हो गया, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो काम के एक पूरा प्रतिरोध बन गए। और इतने अच्छे अच्छे अधिकारी भी बैठे हुए हैं कि काम को बहुत शानदार तरीके से करते हैं। बहुत सारे अधिकारी, गाजियाबाद में कितने सारे अधिकारी हैं जो यहाँ पे आते हैं, और मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानता हूं कि कितना शानदार काम करते हैं। तो कहने का मतलब है मेरा कि हमें सिर्फ कुछ समझना होगा कि हम यदि एक एज अ प्लेटफॉर्म सिविल सेवा को चुनने जा रहे हैं, तो सिविल सेवा एज अ प्लेटफॉर्म हमारे लिए समाज के एक व्यापक दायरे को कवर करेगा। और इसके लिए अब आपके पास एक निर्धारित समय है, इसकी कुछ डिमांड्स हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं, इसकी कुछ जरूरतें हैं। उन मांगों को पूरा करना है आपको। यदि उन मांगों को आप पूरा कर देंगे
तो निश्चित तौर पे आप इस मंच के काबिल बन जाएंगे, आपके अंदर वो काबिलियत आ जाएगी। अब क्या है मांगे, क्या माध्यम बनाया आयोग ने आपको इन सर्विसेज के योग्य बनाने के लिए? कुछ मीडियम क्रिएट किया है, कुछ माध्यम बनाया है ना। मेरिट के आधार पे आयोग ने सिलेक्शन लेने की बात कही है, तो उन मीडियम्स को समझना है आपको कि क्या स्टेजेस हैं, क्या मीडियम है, क्या आयोग आपसे चाहता है। और जब आपके अंदर एक ये चीज आपको समझ में आ जाए कि आयोग आपसे क्या चाहता है, आयोग क्या चाहता है आपसे, यदि इस चीज को बहुत गहराई से समझ लें और इसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएं, आपका सिलेक्शन तय है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही समझने का हम प्रयास करेंगे कि आयोग आपसे चाहता क्या है सिविल सेवा के लिए। जानते भी बहुत सारे लोग हैं, आप इनसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि सिविल सेवा के लिए आयोग आपसे क्या चाहता है, ये भी जानते हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं, इसको फॉलो कितने लोग करते हैं जानते हुए भी। मैं एक बात बताता हूं आपको, यदि आप आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आप IAS PCS जैसा एग्जाम चाहते हैं, लेकिन आप डिमांड पे काम नहीं कर रहे हैं ना, आप बहुत पीछे चले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आजकल करते 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 जैसे मैंने आपको बताया कि एक निर्धारित समय आप निर्धारित करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे, मेरे मित्रों की बात कर रहा हूं, जो 30 साल में अपनी एक जॉब छोड़ करके आए, सिविल सेवा की तैयारी की और चयनित हो गए। ऐसे डिसीजन लेने वाले मेरे बहुत सारे मित्र थे। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो 30 साल से ऊपर हो गए, यूपीएससी की एज निकल गई, पीसीएस के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके आए और पीसीएस में चयनित हो गए। कई स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन भी आए, है ना, आप में से बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। और एक समय था कि यहाँ पे एक बैच चलता था जिसमें सारे के सारे सिलेक्टेड बच्चे आते थे जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होते थे, वीकेंड क्लासेस लेते थे और ह्यूज लेवल डेडिकेशन मैंने देखा है उनका। बैंकिंग सेक्टर के, डिफेंस सेक्टर के, पुलिस सर्विसेज से, रेलवे से कई सारे बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ के गए हैं। मैं उस एक्सपीरियंस के बेस में आप लोगों को बोल रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस के बेस पे कि यहाँ पर यदि आप डिमांड पे काम कर गए एग्जाम के, ये इमोशन से नहीं निकलेगा। ये ऐसे नहीं होगा कि कोई मुझे 4 किताबें बता दे, बस ये किताबें ही पढ़ लूँ मेरा हो जाए, ये भी कोई वो नहीं है। आपको एग्जाम की कंप्लीट और सही डिमांड आपको समझनी होगी। यदि आप वो नहीं कर रहे तो इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय खराब कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम को लेकर के सही डिमांड क्या है, सही नीड क्या है, कैसे समझेंगे इसे, हम कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम 3 चरणों में है आपका, है 3 चरणों में कि नहीं है? चलो मैं आज आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग ही जवाब दोगे कि एग्जाम का क्या डिमांड है, क्या नीड है, क्या आयोग चाहता है। ये आज आप उत्तर दोगे। और यदि आज उत्तर दोगे आप, यदि ये बात आप स्वीकार रहे हो, तो आपको इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। ये भी बता दे रहा हूं, बिना फॉलो किए नहीं हो पाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। लिख लो कहीं पे बड़े बड़े अक्षरों से लिख लो कि आईएएस और पीसीएस एग्जाम में चयनित होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई भी एग्जाम में लिए, चाहे सीए का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, कोई भी बड़े एग्जाम देख लो, लीगल सेक्शन के एग्जाम हो, कहां पे आपको जो है कोई शॉर्टकट मिल जाएगा? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि कोई शॉर्टकट नहीं है तो अब तैयारी को लेकर के क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या एग्जाम की डिमांड होनी चाहिए, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, इसको आपको समझना चाहिए सभी छात्रों को। और आज दिल में हाथ रख के रखिएगा कि आपने कितना किया। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे और अभी भी असफल हैं। आज आपने असफलता का कारण भी आपको मिल जाएगा, आपको आपकी असफलता का आज पूरा का पूरा प्रमाण भी मिल जाएगा कि आप असफल क्यों रहे, कौन है जिम्मेदार इस असफलता का। आप पाओगे आप खुद हो, आप ही हो हर समस्या की जड़। क्योंकि आप पूरी जोर लगा देते हैं कि मैं कहीं आईएएस बन ना जाऊं। लोग आते आईएएस बनने के लिए हैं, ये आपका सपना है, लेकिन रियलिटी क्या है? आप पूरा जोर लगा देते हैं कि मैं आईएएस बन ना जाऊं कहीं धोखे से। आप पूरी विपरीत दिशा में प्रयास करते हैं। ये शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। तैयारी करने भर के आ जाने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के बोलते रहते हैं, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है।
कह दें और कभी बातचीत करिए तो कह देंगे नहीं नहीं अरे मेरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन हुआ तो बोलेंगे अरे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। सामने वाला पोलाइट हो जाता है, अरे ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा तो इसे बहुत पता होगा, बहुत जानकारी होगी, जबकि जानकारी न्यू नहीं हो सकती है, ये भी तय है। तो पहले तो इल्यूजन्स और भ्रम से निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के सेशन में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम के 3 पिलर हैं, इन 3 पिलर पे एग्ज़ाम टिका हुआ है, चौथा आपका रिजल्ट ही निकल के आता है, ये सब जानते हो। इन 3 पिलर की डिमांड क्या क्या है आज चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। चलो आपके साथ पहला है प्रीलिम्स। आपके क्वेश्चंस होंगे, आप लोग रिप्लाई करोगे हर एक एग्ज़ाम की डिमांड। प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। क्या ये 3 चरण ही हैं? आप या तो यहां रुक रहे होंगे, या तो यहां रुक रहे होंगे, या तो यहां रुक रहे होंगे। इन 3 चरणों में से ही किसी एक चरण में रुक रहे होंगे कि नहीं रुक रहे होंगे? कहीं ना कहीं पे आप रुक रहे होंगे। चलिए अब मुझे बताइए कि प्रीलिम्स की डिमांड क्या है, आयोग आपसे क्या चाहता है प्रारंभिक परीक्षा में जिससे वो आपको चयनित कर दे, जिससे आप उस लिस्ट में आ जाएं। प्रारंभिक देखो इन तीनों में आपको, इन तीनों गेटों में सफल होंगे तब जाके आप रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। इन तीनों गेटों की से निकल पाना ही सफलता है। अब कहां पे आप रुक जा रहे हो और क्यों रुक जा रहे हो, यह आपको समझना होगा। ये 3 पिलर हैं, इन 3 गेटों की डिमांड आप लोग बताइए। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन आपके सामने हैं, बताइए कि तीनों पिलर में क्या क्या चीजें हैं। एक एक करके बताइए, मैं बिल्कुल भी आपको एक एक करके क्लियर करता जाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। ये कौन है? विजयानंद तिवारी कह रहे हैं सर शार्प माइंडेड होना चाहिए। देखो शार्प माइंडेड की कोई परिभाषा नहीं है। किसको कहेंगे कि ये शार्प माइंडेड है, ये शार्प माइंडेड नहीं है, ये कोई परिभाषा नहीं है। ये तो डिसीजंस लेना प्री में, वर्क करते हुए तैयारी के लिए टाइम मैनेजमेंट, माइंड फोकस के लिए भी कुछ टिप्स बताएं, गाइडेंस दें। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आयोग चाहता है पीटी मेंस में। देखो सुनो, चलो आप लोग अपनी अपनी बातें हैं, कमेंट में अभी मैं चाहूँगा सब लोग इसमें ज़रूर बताएं, पर सुनो सबसे पहला जो डिमांड है आपकी, पहला डिमांड जो सबसे आधारभूत है, उस डिमांड को आपने लिया ही नहीं सीरियसली। क्या डिमांड है पहली? आज आप लोग, मुझे जितने लोग हैं कमेंट में बताएंगे और आज आप देखेंगे, झूठ कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे। पहली डिमांड है आपके आयोग से, आपको एक पाठ्यक्रम बताया गया है, एक सिलेबस दिया गया है और आयोग चाहता है कि उस सिलेबस को आप कंप्लीट करो। आज मुझे दिल में हाथ रख के बताओ कि जितने लोग 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं या जो देने जा रहे हैं, सिलेबस कितना तैयार है। प्रीलिम्स का एग्जाम सर पे है आपके, बीपीएससी आने वाला है, ये आने वाला है आपका, यूपी आने वाला है, फिर यूपीपीएससी आने वाला है, इसके बाद आपका यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम है, एमपी का एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम है, मेंस का एग्ज़ाम आपका है छत्तीसगढ़ का, यूकेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम है। कितने लोग हैं जो पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट, कुछ नहीं बचा है। जितने भी सेक्शन है सब बहुत अच्छे से कर चुके हैं पाठ्यक्रम। देखो तीनों में सबसे पहली चीज ये लिखूंगा मैं, सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा अधूरा होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट विद करंट, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस में लिखा हुआ है। पहली डिमांड प्री की, सिलेबस कंप्लीट विद करंट। आप में से आज आप लोग स्वीकारोगे इस चीज को कि आपने काम किया है कि नहीं किया। सिलेबस, इसका भी सिलेबस है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू का सिलेबस ही ना पढ़ा हो कि इंटरव्यू में भी कुछ आयोग चाहता है आपसे। बकायदा इंटरव्यू का पूरा एक आयोग ने आपको सिलेबस दे रखा है। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है विद करंट, डेली रेगुलर कर रहे हैं और आपका सिलेबस बिल्कुल ओके, जबरदस्त है? कितने लोग हैं? एक बार दिल में हाथ रख के बताइए, कोई डरिए मत। आज देखो ये आपका मंच है ना,
इस मंच में पहला मैंने आपको 2 वचन दिलाए हैं, पहला जिम्मेदारी लेना, दूसरा झूठ नहीं बोलना। आज कम से कम मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आज आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलने का प्रारंभ आज आप यहां से करेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल की तैयारी कर चुके हैं। आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए यहाँ पे 2 साल का, और लिखिए आगे 3 साल लिखिए, 4 साल लिखिए कि सिलेबस कंप्लीट है कि अनकंप्लीट है। अब सिलेबस पता है कि नहीं पता है? पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। डिमांड आपको यहीं से तो पता चलती है ना। देखिएगा आप यहाँ पे जो भी हैं, जो बिगनर्स हैं वो भी लिखें, सब लोग लिखें कि सिलेबस क्या है। और देखिए आप लोग आज कमेंट सेक्शन को देख करके आप देखिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है। ये आप ऐसे नहीं, अपने आसपास के माहौल को पता करिए कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। एक बार समय भी लिख लीजिए कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज देखिए, आप देख लीजिए, आपके सामने हैं ये छात्र, ये सारे आप ही लोग हैं, आप भी इसमें से एक हैं। हर बच्चे की कहानी बता रहा हूं मैं कि सिलेबस अनकंप्लीट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग नहीं रहा कि हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये, क्या कारण है इसका? 18 साल हो गए हैं सर, क्या करें? 18 साल? अच्छा, अभी 18 साल के हुए हैं। अरे अभी तो टेंशन मत लीजिए, फिर जो नई उम्र के बच्चे हैं, 2 साल में सिलेबस इनकम्प्लीट है, 2 साल सर हो गए। एक बार आगे सिलेबस का जरूर लिखो, एक एक पैरामीटर पे बात करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या होता है। कॉन्फिडेंस नहीं है, 3 साल हो गया है, बस सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अरुणेश पटेल जी हैं, पूरा नहीं होता है, रिवीजन नहीं हो रहा है, 3 ईयर हो गए अनकंप्लीटेड। अब देखो, सिलेबस कंप्लीट करना आयोग का एक बड़ा टास्क है, छोटा मोटा टास्क नहीं है। बात करने में बहुत आसान लग सकता है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ये बात करने में लगता है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आज चलो मैं 2 मिनट में एक बार मैं सिलेबस लिखता हूं आपको, ठीक है? दोनों का लिखूंगा, प्री का और मेंस का और इंटरव्यू का, दोनों का लिखूंगा, तीनों का लिखूंगा। प्रीलिम्स, मेंस, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि यूपीएससी का क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है, आपसे क्या चाहता है यूपीएससी। अब देखिए प्रीलिम्स क्या है। प्रीलिम्स का सिलेबस लिख रहा हूं, रफली पीसीएस वगैरह में भी लगभग सिमिलर होता है, कई जगह पे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, वो आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे आईएएस के सिलेबस को आइडियलिस्टिक मान के चल रहा हूं कि ये सिलेबस को हम यदि देखें, हिस्ट्री सब में होता है, हिस्ट्री सब में होता है। अब यदि हिस्ट्री सब में होता है तो हिस्ट्री क्या है, पहले तो हिस्ट्री समझना पड़ेगा ना कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कितना है। हिस्ट्री को हम सिर्फ इतिहास के नजरिए से नहीं देख सकते, इतिहास कितना बड़ा है ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझना पड़ेगा। इतिहास में आपका एक सेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, एक है आपका मेडिवल हिस्ट्री का, एक है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, एक है आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का, एक है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री के साथ ही आपका भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, एक है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर आपका इन तीनों को मिलाकर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन पोस्ट, सब का जो है आर्ट एंड कल्चर। एक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ये है आपका हिस्ट्री। इतना है आपका हिस्ट्री का सेक्शन। कितने टॉपिक बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक तो आपके ये सब है, और आईएएस में भी है, सभी पीसीएस में है। किसने किसने कंप्लीट किया है भाई? वर्ल्ड हिस्ट्री किसका कंप्लीट है, इंडियन पोस्ट किसका कंप्लीट है, आर्ट एंड कल्चर पूरा किसका कंप्लीट है। कुछ लोगों ने कम पढ़ा तो होगा, लेकिन आधा अधूरा पढ़ा होगा, वो भी कंप्लीट नहीं, पूरा चीजें लेकर के नहीं चले। आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, एक एक मैं आपकी परत दर परत खोल दूंगा, आपके दिमाग का जो ऑपरेशन करने जा रहा हूं, ताकि आपको इस एग्जाम की रियलिटी पता चले और इस एग्जाम में आप करने वाली गलतियों से बच जाएं। मैं ये चाहता हूं, मेरा सिर्फ ये है आप लोगों से अप्रोच, और जब तक आप इसे नहीं लेकर के चलेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक में लिख रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। देखिए ये धीरज यादव जी हैं, 7 साल हो गए सर, सिलेबस अनकंप्लीट है। 7 साल, 3 साल वाले हैं, 4 साल वाले हैं, 5 साल वाले हैं, 7 साल वाले हैं, 8 साल। 7 साल में तो आयोग अपना सिलेबस भी बदल देता है। 2013 में सिलेबस बदला था यूपीएससी का, है ना, 22 चल रहा है, कब सिलेबस में कुछ परिवर्तन आ जाए। यूपी पीसीएस ने 2018 में सिलेबस बदल दिया।
एमपीपीएससी ने अभी पिछले के पिछले साल अपना सिलेबस बदल दिया। किसका सिलेबस का? 68 बीपीएससी में हो सकता है बीपीएससी भी सिलेबस बदले, क्योंकि 65वीं के बाद से लगातार चल रहा है कि 66वीं बदलेंगे, 67वीं बदल देंगे, 68वीं बदल देंगे। कब बदल दे आयोग? तो आपको तय करना पड़ेगा, अपना निर्धारित समय तय करना पड़ेगा कि भाई 2 साल बहुत हैं जीवन के यूपीएससी की तैयारी के लिए, 3 साल जीवन के बहुत हैं। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे तो क्या है फिर, कब करोगे, कितना करोगे? जीवन में सिर्फ एक ही काम थोड़ा ना बचा है। पर वो 2 साल बहुत निर्णायक होने चाहिए, 2 साल बहुत फोकस्ड होने चाहिए, डाइवर्जेंस जीरो होने चाहिए, कम्युनिकेशन जीरो होने चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है पता है? मैं आप लोगों की आज मानसिकता बताता हूं। आप यूपीएससी करने की तैयारी में आते हैं, जैसे ही तैयारी चालू करते हैं आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते हैं, सोशल सर्विसेज के बारे में जानते हैं, देश के इतिहास के बारे में जानते हैं, भूगोल के बारे में जानते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप जानना चालू कर देते हैं। आपको जानते हैं क्या लगता है? आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल हैं। ये हम भारतीयों के साथ दिक्कत है। हम लोगों के साथ क्या है, इमोशनल, हम इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, फिर हम क्या करते हैं, हम खुद समाज सेवा सोचने लग जाते हैं। अरे पहले अर्जित तो करो, पहले अर्जन करो, तब तो समाज सेवा करोगे। पहले देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए आपके पास। ये बताओ, बिना मेरे पास कुछ होगा नहीं तो मैं आपको दूंगा क्या? आपको अर्जित करना है, ये पहली आपकी नीड होनी चाहिए। चाहे शिक्षा हो, चाहे धन हो, हर चीज पहले आप अर्जित करोगे तब तो समाज सेवा करोगे। मुझे बताओ तो, शुरुआती दौरान जो आपका होना चाहिए उसमें आपको इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर उठा के पहले अर्जित करना है। आपके अंदर स्वास्थ्य होगा तभी तो स्वास्थ्य बताएंगे आप लोगों को। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान देंगे कैसे आप लोगों को? बिना हुए देना चालू कर दें, यह भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप तो अपनी खुद की समस्याओं को लेकर के ही जूझ रहे हैं, बहुत सारी जद्दोजहद में हैं आप। उन समस्याओं के समाधान के लिए पहले आपको काम करना चाहिए। तो पहले ये इमोशनली आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, मानसिक तौर पर। जैसे एक ये चलता है बच्चों के साथ, मैं एक और आपको बात बता रहा हूं। घर में माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसे भी हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी भी हो सकती है, कोई अच्छे परिवार से हो सकता है, कोई बहुत बुरे परिवार से हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, चूंकि आपके अंदर ये गुण है कि आप इमोशनल हो जाते हैं। आप पता चला तैयारी कर रहे हैं, साल भर हुआ, आपको लगता है मुझे कुछ कर लेना चाहिए, है ना, मुझे कुछ कर लेना चाहिए, अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, मुझे क्यों उनसे मंगवाना चाहिए। और फिर इसके बाद जो आप चालू करते हैं ना अपने जीवन के साथ, छोटी छोटी चीज़ों में उलझना चालू हो जाते हैं। माता पिता की प्रॉब्लम्स हैं, आपके आने से इस धरती के पहले भी माता पिता ने अपने लाइफ को चलाया है, उन्होंने आपको जन्म दिया है, वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आपको शिक्षित कर रहे हैं, सब उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। और आपका सिर्फ ये काम होना चाहिए कि उनके द्वारा किया गया कर्तव्य व्यर्थ न चला जाए। आप पढ़ें और पढ़ करके उसको शिक्षा में बदल दें, उसको एक सक्सेस में बदल दें। आपको सिर्फ इसमें फोकस करना चाहिए, ना कि आपका फोकस इन चीज़ों में होना चाहिए कि आप जो है कैसे अभी मदद करने लग जाए या कैसे। इसलिए थोड़ा ना माता पिता ने आपको घर से बाहर भेजा है, ना इसलिए आपके माता पिता ने। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इमोशनल फूल नहीं बनना है। 2 साल 3 साल की तैयारी का जो प्रोसीजर होता है उसमें मानसिक तौर पे मजबूत बन के रहना है। बहुत सारे लोग होंगे आप में से, इसमें से जिनका यही दिक्कत हो जाती है कि बस मैं अपने माता पिता की मदद करना चालू कर दूं। सर कोई काम बता दीजिए, आपके यहाँ कोई काम हो तो मैं उसको मैं 1000 बार मना करता हूं बच्चों को कि नहीं अभी कुछ नहीं करना, पढ़ाई है तो पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई है तो पढ़ाई है। यदि आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। यदि माता पिता ने आपको भेजा है, आपने सपना बनाया है तो फिर पढ़िए, सिर्फ पढ़िए और एक तय समय निर्धारित करिए कि ये मेरा समय है, इस समय में मेरा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, बट इस समय के अतिरिक्त नहीं, इसके अतिरिक्त समय नहीं दूंगा। आप उलझ के नहीं चलूंगा इसमें कि उलझता हुआ चला जाऊं, फिर कुछ ना कुछ चुनूंगा, फिर इसकी तैयारी करूंगा। यूपीएससी ऐसे तो नहीं छूटेगा ना। एक बार इसका मजा आपने चख लिया, एक बार इसको दिमाग में आपके बैठ गया तो फिर ये आप इसको छोड़ नहीं पाओगे जब तक आपकी उम्र नहीं निकल जाएगी। और उम्र भी निकल गई तो जब जब रिजल्ट आएगा दिल में आपको पीड़ा होगी कि शायद आपने थोड़ा मेहनत कर ली होती, शायद आपने अपना फोकस कर लिया होता, शायद आपने अपना समय ऐसे ही व्यर्थ न गंवाया होता, है ना। बहुत सारे लोगों को ये पीड़ा होती है कि मैंने देखो कितना समय अपना खराब कर दिया, शायद थोड़ा फोकस कर लेता मैं भी इस लिस्ट में होता,
मैं भी सिविल, जब आप सिविल सर्वेंट के पास जाओगे किसी काम को लेकर, तब आपको चुभन होगी, तब तक आपको पीड़ा होगी। इसलिए आज समय है, आज आपके पास मौका है, आज आपके पास दस्तूर है, सब कुछ है। अपना एक समय निर्धारित करिए, एक तय करिए कि आप किस साल को अंतिम साल बनाएंगे, निर्णायक साल बनाएंगे, सिलेक्शन ईयर बनाएंगे, और उस ईयर में आप कंप्लीट सिलेक्शन लेंगे। उसके लिए अपने आप को झोंक देंगे पूरी तरीके से, सारी चीजों से हट करके सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ही आपका एकमात्र माध्यम बनेगा। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे, पढ़ाई ही आपका मूल मंत्र बन जाएगा, आपका चयन उस साल में होगा। आपको 100% देना पड़ेगा। टुकड़ों में यूपीएससी का ना तो प्रिपरेशन होता और टुकड़ों में ना तो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है बच्चों। यदि ये नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं यहाँ पे सिलेबस की बात में कर रहा था, ये देखो हिस्ट्री का सिलेबस है, दूसरा है आपका पॉलिटी का सिलेबस। ठीक है, पॉलिटी का सिलेबस। अब कैसे मान के चलेंगे कि पॉलिटी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अभी मैं बताता हूं, ये भी चीज तय करूंगा। और यदि आपने वो दोनों काम नहीं किए तो भी आपका अधूरा हो सकता है सिलेबस। ठीक है, आपके खुद के सिनॉप्सिस होने चाहिए। मार्केट में मुझे नोट्स दे दो, मुझे इसके नोट्स दो, मुझे उसके, अरे किसी के नोट्स कल्याण नहीं करेंगे आपको। आपके खुद के नोट्स, आपके खुद के सिनॉप्सिस, उन पे भरोसा करिए। आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे, अपने खुद के मास्टर नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीजें, जो भूलने की बीमारी है, समाप्त हो जाएगी जीवन भर के लिए। जो ये याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये कारण ये है कि हम हर चीज अभी रेंटेड है हमारी, हम दूसरी स्रोतों पे आधारित है। हमने खुद का कुछ भी क्रिएट नहीं किया, खुद के नोट्स नहीं बनाए। और सब इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, सब 15 से 16 महीने की कहानी है। यदि एक सही मार्गदर्शन में आप 15 से 16 महीने काम कर गए तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आने वाले इस पूरे सेशन में सुनिए और इसको आने वाले एक साल में अप्लाई करिए। मैं आपको लिख के देता हूं, आप ना चयनित हो जाए तो बताएंगे। मार्गदर्शन के मामले में बहुत आधारभूत और बहुत बारीकियों के साथ आपको डिस्कस कर रहा हूं चीजों को। तो दूसरा सब्जेक्ट आपका पॉलिटी है, तीसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी है, तीसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, साइंस है। चौथा सब्जेक्ट आपका साइंस है। साइंस में भी 3 सेक्शन आपके हैं, वैसे मैं 4 कह देता हूं लेकिन उसको मैं मेंस में रख दूंगा। पहला है आपका फिजिक्स, ठीक है, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, तीसरा है आपका बायोलॉजी। ठीक है, एक आपका साइंस टेक भी जुड़ गया है, आपका साइंस एंड टेक, वो ऐसे मेंस में भी है बट यहां पे भी क्वेश्चन पूछता है साइंस से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर आपका इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये आपका सिलेबस है। 6वें नंबर पे आपका क्या बचा है यहाँ पे, ज्योग्राफी। ये मैं प्रीलिम्स के लिख रहा हूँ जितने भी टॉपिक हैं आपके। ज्योग्राफी में भी आपको पता है इंडियन ज्योग्राफी। अब आप आधा अधूरा पढ़ के यदि आपको लगता है तो भी आप भ्रम में, फिजिकल ज्योग्राफी, ये 3 टॉपिक आपके ये है। इसके बाद और क्या है आपका टॉपिक, डेटा कुछ आपको याद करना पड़ता है, बहुत सारे आंकड़े आपको याद करने चाहिए, जो आंकड़े आपको याद होने चाहिए। आंकड़े, अब आंकड़े में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो सेंसस के डेटा आपको याद होना चाहिए, सेंसस से क्वेश्चन आते हैं आपके। सेंसस के बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे, वैसे इकोनॉमी का टॉपिक है लेकिन ये डेटा रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे होते हैं। बजट, आपको हर साल का बजट आता है, बजट भी आपका, और बहुत सारी जो है आपकी सूचकांक आते हैं, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं आपकी, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी रिपोर्ट आती हैं आंकड़ों में। इसके बाद अगला क्या है आपका, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स में, सीसैट। बहुत बड़ी दिक्कत है और इसको बहुत हल्के में लेते हो आप। 33% ही तो लाने हैं, 33% में जूझ रहे हैं बच्चे आज के टाइम पे। हिंदी माध्यम में जो हम मेंस लिखने का अवसर नहीं मिल रहा बच्चों को, ये सीसैट के कारण नहीं मिल रहा। क्यों? मैथ पढ़नी नहीं है जी, हटा दो। मैथ पढ़नी नहीं है, रीजनिंग पढ़नी, हटा दो, इसको पूरा खत्म कराओ। ये सीसैट बड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला मैटर है। मुझे मैथ नहीं पढ़नी, मुझे बस सीसैट हटवाना है। मुझे रीजनिंग नहीं पढ़नी, मुझे बस सीसैट हटवाना है। मुझे कंप्रीहेंशन में काम नहीं करना, बस सीसैट हटवाना है। तो ये दिमाग से हटाओ। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, आपका मैथ, रीजनिंग और ये सब कुछ कहां से आयोग तय करेगा? ठीक है, कंप्रीहेंशन क्यों नहीं? 33% लाने हैं तो 33% की तैयारी 33% में
हो करके सफलता के लिए नहीं तय होती है। यदि इसमें 33% मार्क्स लाने हैं तो तैयारी 33% के लिए आपको 100% की करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 33% मार्क्स आएंगे। आप लोग करते क्या हो, तैयारी मुझे सिर्फ और सिर्फ करना कितने की है, 33% की करनी। मार्क्स कितने आते हैं, 10%, 15%, 20%, 30%, 33 नहीं आ पाते हैं। मानोगे कि नहीं मानोगे? है समस्या कि नहीं समस्या है, बताइए। है समस्या, ये बड़ी समस्या है। आप लोग सी साइट को किस पैरामीटर से लेकर के चलते हो, सी साइट को आप क्या समझ के चलते हो, बताइए। यहां पे ये कितना मतलब आप यदि ये चीज को नहीं लेकर के चलोगे तो एक तरीके से ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना। नहीं हो अपराध तो बताओ मेरे लिए, बताओ कि अपराध है कि नहीं है। आप यदि एक सब्जेक्ट को इग्नोर कर दे रहे हैं, पंगु बना दे रहे हैं, जो आपका एक एंट्री बैरियर है। कितने लोग सी साइट की तैयारी किए हैं? जो ये सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत सारे लोग थे, जब ये कह रहे थे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस ये होना चाहिए, तो उन लोगों को किस रूप में लेकर के आप चलोगे, बताइए। अब आपका किसका किसका सिलेबस कंप्लीट है? पीटी का विद सी साइट, और इसमें करंट अफेयर्स भी है आपका। इसमें और क्या है आपका? करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स भी है इसमें आपका। इसमें आपको करंट अफेयर्स को भी समझ के चलना है। आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन है जो सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इसका। अभी मैं और दूसरा आऊँगा, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। और अभी आऊँगा, आप टेंशन मत लो, अभी और आपको मिलेंगे टॉपिक सिलेबस के। ये एक हिस्सा ये है आपका, और ये अपने आप में छोटा हिस्सा नहीं है, बड़ा हिस्सा है ये ध्यान रखिएगा। अब देखो इधर आ जाता हूँ मेंस में, थोड़ा सा मेंस के टॉपिक लिखना चालू करता हूँ, शायद आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। मेंस में एक टॉपिक है आपका इंडियन सोसाइटी का। वैसे ये वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपका मेंस में फोकस टॉपिक है, लेकिन मैंने हिस्ट्री के साथ यहाँ पे लिख दिया है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, बड़ा टॉपिक है आपका। क्या आपने कंप्लीट किया है? गवर्नेंस का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? सोशल जस्टिस का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? साइंस एंड टेक का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक क्या आपने कंप्लीट किया है? या फिर अन्य जितने भी टॉपिक हैं, जैसे इथिक्स का टॉपिक आपका एक बड़ा सेक्शन ये आपका जुड़ा हुआ है कई पब्लिक सर्विस कमीशन में, क्या आपने कंप्लीट किया है? अब यदि आपको इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कहा कि भाई मेरा कंप्लीट हुआ है, कुछ लोग होंगे और देखा, बता दे रहा हूं यहाँ पे दो चीजें और हैं। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी है आपका इंग्लिश का, और एक हिंदी का कंपलसरी पेपर है, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे एस्से का टॉपिक। एस्से में कितना काम कर रखा है आपने? ये सब तैयारी से पहले के टॉपिक हैं, बताओ भाई। अब इसमें से बताइए किसका कितना, जो 100% वाले हैं वो थोड़ा सामने आए मेरे साथ, चैट सेक्शन में 100% वाले सामने आ जाएं कि भाई मैंने सिलेबस 100% कंप्लीट किया है। मैंने आपको शुरुआत जो की थी पैरामीटर से की थी। ये पैरामीटर्स थे कि पहला मानदंड है आपका, जो पहली डिमांड है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद करंट, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बताइए, यदि हमने इनमें काम नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पे हम कमजोर हो, कहीं ना कहीं पे हम बहुत वीक हो जाएंगे। अभी और है डिमांड में सिर्फ एक डिमांड मैंने बताई, सिलेबस कंप्लीट होना, और डिमांड है आपके 30% हुआ है, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा चलो, एक तो ये आपका हो गया सिलेबस कंप्लीट विद करंट, ठीक है। अब ये आप अपने दिल में हाथ रखो, अपने आप से पूछो, अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आपने क्या किया है, और यदि आपने जो किया है उस करने में आप कितना जिम्मेदार हो, क्यों नहीं किया, क्या कारण रह गया, क्या कारण नहीं हो गया। अभी आप तो सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। अब बस सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या है मेरा, सिलेबस कंप्लीट में दो चीज़ें होनी चाहिए। यदि आपने या तो कोई क्लास कर रहे हैं, आप कहीं से भी कोचिंग कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कोचिंग वाले होंगे, कई संस्थानों से जुड़े होंगे, कुछ इस संस्थान से जुड़े होंगे आज़ाद IAS एकेडमी से, कुछ अन्य किसी भी संस्थान से जुड़े हो सकते हैं। बहुत सारे संस्थान हैं, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, सारे अच्छे हैं। बहुत सारे होंगे जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से तैयारी जिन्होंने की होगी। देखो, इंस्टीट्यूट कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते हैं,
लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है कि 100% तो वहाँ भी नहीं हो पाता है, संभव ही नहीं है। वो तो आपको एक टॉपिक के बारे में आसानी से समझा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यदि आप सोच रहे हैं कि कोचिंग के क्लासेस से सब कुछ हो जाता है, मैंने तभी बहुत कोशिश की है कि एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल करा दूं, बहुत डीप करा दूं, सब कुछ पढ़ा दूं। इसके बावजूद भी मैं ये चीज़ कहने को तैयार हूं कि 100% तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा आपको, संभव ही नहीं है। कोई भी कोचिंग हो, इंडिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कोचिंग हो, ये आज मैं आपको बोल रहा हूँ, एक संस्थान को मैं रन कर रहा हूँ इस बिहाफ पे, कोई भी 100% नहीं करवा सकता। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कोई भी नोट्स उठा लीजिएगा, कोई भी संस्था उठा लीजिएगा, कोई भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि यदि आप कहीं से कोचिंग कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ये अपने आप में एक सत्यता से परे है, आप भ्रम में जी रहे हैं। कोचिंग करिए, कोचिंग में बुराई नहीं है। जीवन में गाइड होना चाहिए, जीवन में आपको एक डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। आज आप इस वर्कशॉप सेशन को देख रहे हैं ना, आपको आवश्यकता, सबको आवश्यकता होती है। कई सारी चीज़ें हम नहीं समझ पाते हैं, तो हमें चाहिए अपनी लाइफ में मार्गदर्शक के बिना नहीं होता है। सुबह जब हमारा जन्म होता है ना, जन्म के बाद हमारे माता आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। आपको चलना भी वही सिखाती है कि बेटा ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे कदम रखना है, खड़े हो अगेन खड़े हो, अगेन खड़े हो। यही काम टीचर का है, यही काम शिक्षक का है। पर चलता तो बच्चा ही है ना, पैर तो उसी के होते हैं ना, सिंपल सी बात यह है। तो गाइड होना चाहिए लाइफ में। आपके भाई हो सकते हैं आपके गाइड, आपके मित्र हो सकते हैं आपके गाइड, आपके माता पिता आपके गाइड हो सकते हैं, एक शिक्षक आपका गाइड हो सकता है। कोई भी गाइड आपको अपनी लाइफ में चुनना पड़ेगा जो आपको एक सही मार्गदर्शन दे। और देखो, कोई भी व्यक्ति है, जब आप गाइड चुनते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपका जो गाइड है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यक्ति आपको इल्यूजन में ना रखे, भ्रम में ना रखे। जब आपको कुछ बातें किसी की कटु लगने लग जाए, ऐसा लगने लग जाए कि यार ये बात ऐसी कड़वी बात बोल दी है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सही व्यक्ति है। सत्यता की पहचान है व्यक्ति की ये। कई बार होता है कि हमें लोगों की बातें बुरी लग जाती हैं। कई सारे लोग ऐसे ऑन द स्पॉट कुछ भी बोल देते हैं। वो सबसे प्योर व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ छुपाते नहीं है, इधर गोल गोल नहीं घुमाते हैं। बहुत सारे लोग आपने अपने लाइफ में देखे होंगे, वो बहुत बेस्ट पर्सन होते हैं अपनी लाइफ में। ऑन द स्पॉट आपको कोई भी चीज़ बोल देंगे जो उन्हें लग जाएगी। थोड़ी देर के लिए तो आपका मन विचलित होगा, लेकिन ये आपके लिए मैं इंडिकेशन बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जीवन में बहुत कम हैं। लोग चाटुकारिता कर रहे हैं आज के टाइम में और कुछ नहीं कर रहे हैं। गाइड के साथ भी यही हो जाता है। बहुत सारे गाइड आपको बोल देंगे अरे नहीं नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छा है, चलो अभी एडमिशन कराओ, अभी ये कराओ, वो कराओ, ऐसे कराओ, वैसे कराओ, है ना। सब जो है आज के टाइम पे मनी माइंडेड हो चुके हैं। तो ऐसे में पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि यहाँ पे सत्यता कितनी है गाइड को चुनने में, जो आपकी कमियों को आपको बताए कि अभी कमियां हैं, इन कमियों को, और क्या है, परफेक्शंस ऐसे नहीं आएंगे आपको, वो कमियां, और उसके पास एक अनुभव होना चाहिए, फील्ड वही होनी चाहिए, उसी फील्ड में लगातार काम करने वाला होना चाहिए। ये दो चीज़ों को लेकर के आपको गाइड में सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो जीवन में गाइड का एक महत्व है, और जो गाइड होगा ना आपके लाइफ का, रियलिस्टिक गाइड, उसकी बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। उससे आपका मन तृप्त होने लग जाएगा। आपको लगने लग जाएगा कि हाँ भाई मैं जो है करीब हूँ, जो चीज़ें मुझे समझाई जा रही मुझे समझ में आ रही हैं, शायद मैं गलतियाँ कर रहा था, शायद सुधार की दिशा में हूँ। एक कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, एक विश्वास बढ़ने लग जाएगा, एग्जाम के प्रति आपका डर कम होने लग जाएगा। ये एक अच्छे गाइड की परिभाषा होती है। जब मार्गदर्शन, डॉक्टर है, यदि अच्छा डॉक्टर मिल गया, एक दवा देगा ना आपको, एक दवा के बाद ही आपके अंदर सुधार आने चालू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा डॉक्टर अच्छा है, दवाएं अच्छी दे रहा है ना। अन्यथा फिर क्यों करते हो, डॉक्टर बदल देते हो कि नहीं 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 मज़ा नहीं आ रहा। तो अपने गाइड में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको उसके सजेशंस को फॉलो करने के बाद लाइफ आसान सी लग रही है, जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता आ रही है, तो शायद मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक तो आपको कहीं से भी क्लास यदि आपने की है तो क्लास नोट्स प्लस एक स्टैंडर्ड बुक, 10 किताब की बात नहीं कर रहा हूं, 15 किताब की बात नहीं कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए आपके पास। तब मैं मान के चलूंगा कि वो सिलेबस आपने उस टॉपिक का कंप्लीट किया है। एक स्टैंडर्ड बुक पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आईएएस का अलग, पीसीएस का अलग, सबका अलग अलग बनाया है। तो आपको क्लास नोट्स, तो मेरे क्लास नोट्स किसी के भी संस्था के आपके हैं
प्लस आपको एक बुक पढ़नी चाहिए साथ में, स्टैंडर्ड बुक, चाहे जिसकी हो, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, सबकी किताबें अलग अलग, और एक ही पढ़िए, 10 मत पढ़िए। यदि एनसीईआरटी, बहुत सारे लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ी लें क्या? अरे यदि आप बहुत औसत दर्जे के छात्र हैं, आपने कभी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, आपके विद्यालय में एनसीईआरटी ना चल के बेसिक शिक्षा बुक चलती थी, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। यदि आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है, या फिर कोचिंग किस लिए कर रहे हो, संस्थानों की क्या भूमिका है कि आपके फाउंडेशन को क्लियर करें, टॉपिक के बारे में बेसिक बताएं आपको। यदि आप किसी संस्था से जुड़े हो तो भी एनसीईआरटी कोई खास जरूरत नहीं है, बट एनसीईआरटी अच्छी किताबें हैं, बहुत रिसर्च के साथ लिखी गई हैं, पर एक एडवांस बुक। पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत पढ़ो, रमेश सिंह पढ़ो इकोनॉमी में, और अन्य किताबें भी हैं बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन कोई एक ही पढ़नी है हमें, कोई एक किताब साथ में। ये यदि आपने दोनों काम किए हैं तो मैं सिलेबस कंप्लीट मानूंगा आपका। यदि आप कहें कि नहीं नहीं मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, मैं पहले दिन से, जब से मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया हूं, मेरी यही वर्डिंग रही है हमेशा, मैंने हमेशा से आपको गाइड किया होगा कि एक बुक जरूर लेके चलना। मेरे हर एक सेशन की शुरुआत में, हर एक क्लास की शुरुआत में पहली बात यही होती है कि आप जो है क्या करेंगे कि क्लास नोट्स प्लस बुक दोनों पढ़ना है, दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। बुक से शब्दावली सीखते हो आप, शब्दों का चयन सीखते हो आपको पता होता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है कितना सही है कितना गलत है, आपको पता चलता है इस बात का। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता सकती है बुक कि आपका टीचर कितना सही पढ़ा रहा है, कितना सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा है, कुछ छोड़ के तो नहीं पढ़ा रहा है, चीजें डिटेल में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, सब कुछ आपको बुक बता देती है। शब्दावली टीचर आसान भाषा में आपको पढ़ाता है, आसानी से समझाने का प्रयास करता है। बुक से आप उस सब्जेक्ट की विषय वस्तु से परिचित होते हैं, शब्दावली से परिचित होते हैं, इसलिए आपको सिलेबस विद करंट, ये आपको कहीं यदि क्लास नोट, यदि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास बुक ही माध्यम है, यूट्यूब माध्यम है, आइकन अन्य कई माध्यम है सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखते हैं, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए होता है उन्हें भी। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि कोई ना कोई तो है माध्यम ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल आजादी इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन तब भी गाइड उनको लाइफ में चाहिए ना, तब भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए ना कि मैं क्या करूं। तो इसलिए अब हमें इसको समझना होगा कि हमें बुक के साथ क्लास नोट्स प्लस बुक के साथ पढ़ना होगा, तब हमारा काम कंप्लीट होगा, तब हम चीजें समझेंगे। अब आप में से कितने लोग हैं ये आप तय करेंगे। आप बताएंगे कि आपने बुक भी साथ में पढ़ी है तो कितनी पढ़ी है, क्लास नोट्स, केवल क्लास नोट्स, और इन दोनों की समरी से सेल्फ नोट्स आपके बनने चाहिए। आपको क्या लगता है किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, क्लास नोट्स आपने बना लिए तो आपका काम हो गया? नहीं होगा, आपको सिनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे। इंग्लिश मीडियम में जितने भी बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चों को आप देखेंगे सिनॉप्सिस क्रिएट करते हैं, शॉर्टकट में नोट्स बनाते हैं, अपने कीवर्ड में नोट्स बनाते हैं अपने। आपको हर एक सब्जेक्ट के आपको कीवर्ड नोट्स बनाने होंगे। इसके लिए भी अब मैं वीकली टारगेट देने वाला हूं कि एक सप्ताह में कितने किस किस टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं। इसके लिए भी मैं वीकली टारगेट अभी जल्दी शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आपको सेल्फ नोट्स बनाना होगा। क्या करना होगा? सेल्फ नोट्स, खुद के सेल्फ नोट्स, किसी के नहीं, किसी बाजार में किसी भी संस्था के नहीं, किसी भी बुक्स का भी को भी सेल्फ नोट्स में बदलना पड़ेगा। इसके लिए एक मेरा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, नोट्स कैसे बनाएं। कभी सर्च करिए आप, नोट्स कैसे बनाएं, आजाद आईएएस एकेडमी ऐसे सर्च करेंगे, मेरा नाम लिख देंगे तो मेरा एक वीडियो आ जाएगा नोट्स कैसे बनाएगा। डिजिटल बोर्ड पे मैंने प्रॉपर्ली उसमें दिखाया भी है कुछ नोट्स की कैसे नोट्स बनाते हैं। कीवर्ड में, एक शब्द को कीवर्ड में कन्वर्ट कर दो, भूलना कभी जिंदगी नहीं भूलोगे। ये जो आप कहते हो ना मुझे भूल जाता है, मेरे को आत्मविश्वास नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है, मेरे को ऐसा है वैसा है, सब खत्म हो जाएगा, आपके जीवन की ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ नोट्स बनाए और सेल्फ नोट्स बनाने के बाद ये उनका एक एक्सपीरियंस है कि सर 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, सभी बच्चों से, कि आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। क्लास नोट से यदि कहीं से पढ़ रहे हैं, एक बुक से, पर उसको बाद में कन्वर्ट कर दीजिए सिनॉप्सिस में। ऐसा नहीं है कि इसके लिए 10 साल लगेंगे, कि आपको बहुत टाइम लगेगा। सब उसी अवधि में, उसी समय पे साथ साथ क्लास नोट्स बना लीजिए। बुक, ये दोनों सोर्स नोट्स हैं। क्लास नोट्स और बुक दोनों सोर्स हैं किसी एक टॉपिक को पढ़ने का। ये आपके खुद के मास्टर नोट्स हैं।
ये आपके सिलेक्शन नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, तभी तो आप रिवीजन कर पाओगे ना। ठीक है, तो इस एग्जाम की जो पहली डिमांड थी वो सिलेबस विद करंट है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए विद करंट अफेयर्स, तब जाके इस एग्जाम के लिए आप योग्यता धारण करते हैं। दूसरा, मेंस के लिए जो चाहिए, देखिए प्रीलिम्स के लिए चाहिए क्लियरिटी। वहां पे क्या है, पीटी के एग्जाम पे क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उन्हीं ऑप्शन में एक उत्तर सही होता है। अब आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपकी क्लियरिटी कितनी अच्छी है। क्लियरिटी कई चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे समझे हैं चीज़ों को, कैसे इंटरलिंक किया है, एक का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, एक घटना के कारण दूसरी घटना कैसे सृजित हो रही है। तो जब तक आप इंटरलिंक करके नहीं पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं पढ़ेंगे, आप पीटी के क्वेश्चंस में उलझ के रह जाएंगे। अब 4 के चारों ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, कई बार 3 सही होते हैं, 2 सही होते हैं, है ना। अब ऐसा थोड़ा ना है कि वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन लाइनर का जमाना चला गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अब। तो उनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी क्या है, थॉट्स में क्लियरिटी होनी चाहिए आपके ब्रेन में। जब तक थॉट्स में क्लियरिटी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर होगी, आपका एग्जाम में यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ लिए भी मैं आप लोगों के लिए कुछ करने वाला हूँ। आज कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए जो मंडे से स्टार्ट होंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आ रहा हूँ, जो बच्चे आने वाले समय एग्जाम देने जा रहे हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार। आपकी क्लास को पूरा अपग्रेड किया है मैंने। 2-3 दिन में सिर्फ यही काम कर रहा था कि कैसे मैं आप लोगों को और बेहतर कर दूं। देखो, एक शिक्षक का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है पता है आपको? जब हम पढ़ाते हैं आपको, जब हम आपको चीज़ें करवा रहे हैं, आपकी क्लासेस करवा रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूं आपको, ऐसे ही सारे शिक्षक हैं आपके, जितने भी शिक्षक हैं, पढ़वाते पढ़ाते हमारा भी एक स्टेज है, एक चरण है ना, एक तरीका हम बनाते हैं पढ़ाने का, है ना। पढ़ाते पढ़ाते जब हम एक तरीका बनाते हैं, एक तरीके को चुनते हैं, तो तरीके को चुनते चुनते हमें एक चीज़ ये महसूस होती है कि कैसे हम और इसे बेहतर करें, और इसे बेहतर कर दें ताकि आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाए। और इसके लिए कई सारी चीज़ें मैंने ईजाद की हैं, बहुत सारी चीज़ें ईजाद की हैं, बहुत सारे माध्यम ईजाद किए हैं कि कैसे आप एग्ज़ाम के समय आपको डर ना लगे, कुछ ऐसा कर दिया जाए, कैसे आपको पूरा पाठ्यक्रम घंटों में पढ़ा दिया जाए, उसके लिए कुछ कर दिया जाए, और अच्छा कैसे किया जाए, इसको और बेहतर कैसे किया जाए, और इनोवेशन कैसे किया जाए। हर टीचर ऐसे काम करता है ना। एक समय बाद उसे लगता ही है, जैसे ही 10, 15, 50, 60, 70 एपिसोड होते हैं, उसको लगता है कुछ और अच्छा किया जाए अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको चीज़ें आसान लगने लग जाए और उसे मज़ा आने लग जाए। अपनी टीचिंग स्किल को और इम्प्रूव करता है। पढ़ाई में भी आप यही काम करते हो, आपको लगता है कि यार अभी मज़ा नहीं आ रहा, और कुछ बेहतर करें, और कुछ अच्छा करें, तो उसमें बैठते हो, आप आत्मचिंतन करते हो, मंथन करते हो, आपको लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ है, इसको और बेहतर कैसे करूँ, तो उस डायरेक्शन पे फिर आप वर्क करना चालू करते हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना है आप लोगों को एक एक करके। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ मैंने आपको बताया सिलेबस विद करंट, जो क्लास नोट्स प्लस बुक और इससे एक सेल्फ नोट कंप्लीट हो। ये सेल्फ नोट ही सिलेक्शन का आपका माध्यम है, इसी से आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दोगे अपने आप को। यही नोट्स आपका, और ये हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए। जितने सब्जेक्ट मैंने आपके लिख दिए, ये देखिए सब्जेक्ट जितने भी लिख दिए आपके, प्री के, मेंस के, जितने भी सब्जेक्ट लिख दिए। इंटरव्यू में क्या होना चाहिए, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू है आपके अंदर झांक करके देखना, एक तरीके इंटरव्यू। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें, आपको कई चीजों में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप को जानना पड़ेगा, आपकी हॉबी क्या है, आप अपनी हॉबी में कितना काम करते हैं, आपकी हॉबी क्या है। आपको पता ही नहीं है आपकी हॉबी क्या है, उनमें कभी काम ही नहीं किया है, अपने आप को कभी बैठ के देखा ही नहीं, समझा ही नहीं कि एग्जैक्ट आप क्या चाहते हो, अपने बारे में कितना जानते हो। इंटरव्यू में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला आपके हॉबी के बारे में, यानी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, आप कैसे व्यक्ति हैं, कैसे आपकी विषय वस्तु है। कभी आप इस पे काम ही नहीं करते, आपको कन्फ्यूजन रहता है अपनी हॉबी को लेकर के। और जब कोई चीज़ हमारी हॉबी होती है ना, तो उसके बारे में हमें नॉलेज भी होता है, हमें ज्ञान भी होता है। इंटरव्यू के माध्यम से कई क्वेश्चंस हैं। आज देखिए हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, कमियों के हम पुतले हैं बिल्कुल, है ना। कोई भी चीज़ नहीं भी आती तो भी बोलना है हमें, है ना, फिर भी उस पर डिबेट करनी है, फिर उस पर बहस करनी है। तो इंटरव्यू के माध्यम से ये पता चलता है कि यदि इसको कोई बात नहीं आती तो ये स्वीकारता है कि नहीं स्वीकारता, कि सही है कि गलत है।
शुरुआत मैंने इसी चीज से की थी ना, कि आज आपको यह बात तय करनी पड़ेगी कि आप अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे, आप अपने अंदर की गलतियों को स्वीकारेंगे, बहुत जरूरी है ये। यदि नहीं आता तो नहीं आता, कोई हम ऐसा थोड़ा ना है कि हमें ब्रह्मांड का हर चीज आएगा, किसी को नहीं आता है। ज्ञान बहुत अद्भुत चीज है, सबको सब कुछ नहीं आता, गलतियां सबसे होती हैं। तो क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकारने वाले व्यक्ति हैं? क्या यदि नहीं आता तो आप उसको स्वीकारते हैं? ये सब इंटरव्यू के डायमेंशंस में क्लियर होती हैं चीजें। तो आपको ऐसा व्यक्तित्व बनना पड़ेगा। नहीं आता, आपके अंदर विनम्रता कितनी है, पोलाइटनेस कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितना है, कैसे आपके अंदर एक आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति है। यदि कोई आपकी बुराई करने लग जाए 2 मिनट में फैल जाते हो आप, आपको लगने लगता है मेरी बुराई हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, मेरी बुराई ये क्यों कर रहा है। यदि कोई भी आपको इरिटेट करना चाहे 2 मिनट में इरिटेट हो जाते हो। तो आपको इंटरव्यू के माध्यम से सब चीजें पता चल जाती हैं कि आपके अंदर इरिटेशन कितना है, ईगो कितना है आपके अंदर, कितना आपके अंदर पेशेंस है, ये सब चीजें बस। और उसी तरीके के क्वेश्चंस बनते चले जाते हैं, चाहे आपके सिलेबस से वो क्वेश्चंस बनते चले जाते हो या किसी अन्य विषय वस्तु से बनते चले जाते हो। तो कई मीडियम क्रिएट होते हैं, उनके माध्यम से चीजें होती हैं। ये समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, सभी लोग? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको हॉबी पता होना चाहिए। जो इतना सब कुछ आप पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरा ऑप्शनल ये है, तो ऑप्शनल के बारे में पता होना चाहिए फिर, है ना। आपने ग्रेजुएशन में ये किया तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए फिर। हवा हवाई नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़, है ना। आपने कहा कि मैंने जो है ये किया है, मेडिकल साइंस किया है, तो फिर मेडिकल साइंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपका बैकग्राउंड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आप उसका प्रशासन में प्रयोग करेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम से, मल्टीपल स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे यूजफुल है ना, वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे उसका प्रयोग करेंगे। यदि आप टीचर हैं तो टीचर को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज करना है। प्रशासन में जाके आप अपने व्यक्तित्व का कैसे प्रयोग करेंगे, यही तो इंटरव्यू है। और क्या है इंटरव्यू? और कुछ नहीं इंटरव्यू। तो ये चीजें आपको बैठनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, आत्मचिंतन करना पड़ेगा इन चीजों पे। आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा। एक प्रशासक में एक बहुत बड़ा जो है उसका गुण होता है, वो विजनरी होता है। वो आने वाली चुनौतियों को समझता है, पहले ही उनके सॉल्यूशंस में खड़ा होता है। कभी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो हमेशा सॉल्यूशन के साथ खड़ा होगा, कभी वो प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम्स पे नहीं खड़ा होगा। समस्या है उसका निदान कैसे होगा इस पे काम करेगा वो, ना कि वो समस्याओं को बनाएगा। तो ये सब अप्रोच हैं आपके अंदर जो इंटरव्यू में देखे जाते हैं। उनके माध्यम से ये देखा जाता है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए फिट हैं या अनफिट हैं। यदि फिट हैं तो फिर आपको करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें मैंने प्लान की हैं, वो अभी मैं आपको रिवेल करूंगा जैसे ही सेशन का अंत होगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस के लिए पहली डिमांड तो आपकी ये है। दूसरी डिमांड है आप कितना ज्यादा जो भी पढ़ा है आपने उसमें क्लियरिटी कितनी ज्यादा है। ये मैंने आपको बताया कि आप कितना क्लियर है। ठीक है, क्लियरिटी आपकी कितनी है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियरिटी के अलावा क्लियरिटी में कई चीजें मैंने जोड़ के आपको दिखा दी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है आपका, है ना। अंडरस्टैंड कैसे करते हैं चीजों को, कैसे आप इंटरलिंक करते हैं, है ना। इंटरलिंक करने की आपकी पावर क्या है, सब्जेक्ट को कैसे जोड़ देते हैं, कैसे आपने चीजों को समझा है, कैसे आप चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो ये कई डायमेंशंस में आप सेशंस को लेकर के चलते हैं और तब जाकर के आपका सेशन ही कंप्लीट बनता है। इसको लेकर के आप बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा और इन बेसिक के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम की डिमांड है कि आपका गति बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी लिखने की। आपको लिखना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। प्रीलिम्स आपको कहता है कि आपको समझना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। मेंस आपको कहता है कि आपको लिखना आना चाहिए और इंटरव्यू कहता है कि आपको बोलना आना चाहिए। ये तीनों चीजें हैं अलग अलग, तीनों स्किल हैं। आपका कम्युनिकेशन जो भी आपने पढ़ा उसको आपने समझा कितना, ये आपको प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। आप ये चीज लिख लो, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बड़े सिद्धांत है, 3 बड़े पिलर्स हैं आपके एग्जाम के। इन 3 बड़े पिलर्स के आधार पे ही आप ये तय कर पाओगे अपने एग्जाम के पूरे स्तर को। ये 3 पिलर्स ही हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और ये 3 पिलर्स क्या हैं मैंने आपको बहुत स्पष्ट और बहुत आसानी समझा दिया। पूरे सिलेबस को समझना आना चाहिए, पूरे सिलेबस को लिखना आना चाहिए और लिखने के लिए गति होनी चाहिए आपकी, एक स्पीड होनी चाहिए। बहुत सारे लोग
लिख तो लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या निदान है? तो आपके अंदर एक स्पीड होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, यह भी आपको तय करना है। बताइए कितने लोग हैं जिनकी स्पीड और गति में दोनों में सामंजस्य है? कितने छात्र हैं जिनकी स्पीड और इसमें किसी भी तरीके का सामंजस्य को लेकर के दिक्कत है? कितने लोग हैं? एक बार मुझे चैट सेक्शन में आप सभी का इसमें चाहिए कि आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा। केवल सिलेबस और ये सब मतलब आपको संपूर्णता लानी पड़ेगी, नहीं कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे बैरियर में। डिमांड्स यही है, आप इस डिमांड की फुलफिलमेंट कितना कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपको लगता है कि सब चीज़ें जो है आप यदि इनमें से कोई भी लैग छोड़ देंगे तो आपका कोई भी स्तर जो है कहीं ना कहीं पे आपको डिस्टर्ब कर देगा, जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको आंसर पहले तो पूरे सिलेबस को समझने के साथ पढ़ना है, जब तक समझेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं। दूसरा, लिखना प्लस गति के साथ लिखना। जिनको लिखना नहीं आता कोई फायदा नहीं है, नहीं निकल पाएगा एग्जाम। लिख लो, कहीं पे लिखना नहीं आएगा जब तक आप एग्जाम नहीं लिख पाओगे, ये एग्जाम आपके लिए बना ही नहीं है, ये एग्जाम आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। मान के चल लो ये बात, मैं बोल रहा हूं एक बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? इसमें किसी भी तरीके का किसी को कोई दो राय कोई संशय हो तो अभी पूछ सकता है। और लिखने का एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, लिखने का एक तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा, बिना तरीके के ये भी काम नहीं चलेगा आपका। तो लिखने का एक तरीका भी सीखना पड़ेगा आपको। और इसके बाद तीसरा जो आपका माध्यम है वो है बोलना। बोलना ये तीसरा माध्यम है आपका। जो भी आपने पढ़ा आप उसे कम्युनिकेट कर पाएं, उसे बोल पाएं, उसे बता पाएं, उसे समझा पाएं किसी को। जब आप समझ जाएंगे किसी बात को तो समझ के उसे लिख भी देंगे। लिखना रटने से नहीं होता है। मैं यहां पे रटने की बात कहीं नहीं कर रहा हूं, पूरे इतने बड़े सिलेबस को, इतने बड़े पाठ्यक्रम को बता दो मैं कहीं पे रटने की बात कर रहा हूं तो फिर क्या रटने की बात हो रही है यहां पे? यहां पे रटना नहीं है, यहां पे 3 पिलर हैं, समझना, लिखना और बोलना। यदि आप समझ लेंगे पूरे सिलेबस को, समझने के साथ पढ़ेंगे तो आप उसे लिख भी लेंगे, और यदि लिख लेंगे तो उसे फिर बोल भी लेंगे। संभव है, कठिन नहीं है, बिल्कुल संभव है। इसलिए हमें इन तीनों पे काम करना पड़ेगा। अब आपने लिखने में काम बहुत कम किया होता है, आज तक ये लिखने में काम करवाया ही नहीं गया है आपके स्कूलों में, आपके विद्यालयों में। उस स्तर का नहीं करवाया गया जिस स्तर का आयोग को चाहिए। तो रेगुलर लेखन कार्य भी आपको करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी आपको सीखना पड़ेगा। आपको माध्यम मिले होंगे कम्युनिकेशन के, पर उनमें कम्युनिकेशन आप करते कितना है? इन तीनों का सम्मिश्रण है जो आपको रिजल्ट में, आपकी सफलता में कन्वर्ट होता है, सक्सेस में कन्वर्ट होता है। इन 3 डिमांड्स को पूरा कर दो। ये 3 डिमांड्स ही हैं। प्री की डिमांड्स है सिलेबस को समझना, मेंस की डिमांड है सिलेबस को लिखना एक गति के साथ, एक तरीके के साथ, और इंटरव्यू की डिमांड है पूरे सिलेबस को बोलना। बस ये चाहिए, यही सिलेक्शन है, हर क्षेत्र का सिलेक्शन यही है, यही डिमांड है, यही नीड है। अब इसमें से बहुत सारे लोग हैं समझ लेते हैं बट लिख नहीं पाते। कैसे होगा, कैसे संभव है? ये समझना पढ़ने से जुड़ा हुआ है, विषय वस्तु है। आप पढ़ेंगे आप समझ जाओगे। समझना पढ़ने से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। यदि आप पढ़ोगे सिलेबस को तो पढ़ते पढ़ते समझने लग जाओगे। ये इसका एक अंतिम चरण है। लिखना लिखने का चरण है। यदि आप लिखना चालू करोगे तो लिखना सीख जाओगे। लिखना चालू करोगे तो गति आ जाएगी, लिखना चालू करोगे तो तरीका आ जाएगा। तो लिखना लिखने से सीख पाओगे, बोलना बोलने से सीख पाओगे। ये भी बता रहा हूं, बोलना बोलने से सीख पाओगे, बोलना बोलने से सीख पाओगे। लेकिन बोलना बोलने से तब सीख पाओगे जब सुनोगे।
सुनना पड़ेगा बोलने के लिए। हर एक अच्छा वक्ता अच्छा लिसनर होता है। जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है वो उतना ही अच्छा सुनता है दूसरे को, जिसका कम्युनिकेशन उसे सही लगता है। तो एक अच्छा श्रोता बनिए, सुनिए, सबको सुनिए, जितना सुन सकते हो सुनिए, आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। तो बोलने के लिए बोलना तो पड़ता है, लेकिन बोलने से पहले सुनना पड़ता है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए सुनेंगे तो आपको दोनों तरीके की चीज़ें समझ में आएंगी। देखो कितना अच्छा बोल रहा है, या देखो कैसे बोल रहा है, दोनों आप निकलते हैं विकल्प कि ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। आप भी ऐसे बोलते रहने वाले व्यक्ति तो मत बन जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसे सब वो नहीं हुआ है। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत कठिन काम नहीं है, आसान काम है। सुनना तो चालू करिए, जितना सुनेंगे बस उसी को आगे फिर कैरी फॉरवर्ड कर देना है, अपने अंदर अप्लाई करना चालू कर देना है। कभी कभी हमें बहुत सारे लोगों के जो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छे लगने लग जाते हैं, देखिए फिर क्या होगा, आप सफल हो जाएंगे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो आप इस पूरे सिलेबस का यदि मैं जिस्ट निकालूं, पूरे सेशन का जिस्ट निकालूं, तो सिर्फ एक ही है, एक ही जिस्ट है। जिस जिस्ट को आप सभी को धारण करना है अपने अंदर, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो सिलेबस कंप्लीट करते समय आपको सिलेबस को समझते हुए, सिलेबस को लिखते हुए, सिलेबस को बोलते हुए, अब आपको नोट्स जब बनाएंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, सेल्फ नोट्स बनाएंगे, तो लिख ही तो रहे हैं। फिर लिखने के बाद आंसर राइटिंग को लिखना है तो आंसर राइटिंग के तरीके पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आंसर राइटिंग के तरीके पे काम करना चालू कर दीजिए, वो भी आपको काम कर जाएगा। तो ये तीन चीजें ही हैं आपको सफल करने के लिए, ये तीन चीजें ही हैं जो आपको सफल बना देंगी। तीसरे के अलावा चौथा कुछ नहीं है। बस यही एकमात्र मूल मंत्र है जिस मूल मंत्र को आपको धारण करना पड़ेगा। बताइए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं बस ये तीन चीजें चाहता हूं। पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करिए क्लास नोट्स प्लस बुक के साथ। अब देखो इसके लिए क्या क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, आपका संस्थान क्या कर सकता है, इसको लेकर के मैंने डिसाइड किया है आने वाला एक साल आपके साथ में कुछ करने जा रहा हूं। और ये इसी सप्ताह से चालू हो जाएगा, इसी वीक से चालू हो जाएगा, इसी सप्ताह से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इसको। इसी सप्ताह से आपके लिए कुछ कार्य है जिसमें से आपके तीनों स्किल जुड़ जाएं। कैसे जुड़ेंगे? पहला तो सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। अब मैं आप लोगों को, जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगेन एक बार फिर से आपको फिर से मैं एक बार जागृत कर रहा हूं, उठिए। अभी तक मैंने आपके साथ बहुत काम किया है, फिर से आपके साथ मैं काम करने जा रहा हूं। जितने बच्चे ऑनलाइन बैच में हैं, जितने बच्चे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, जो सिविल सेवा का सपना देख रहे हैं, किसी भी पृष्ठभूमि से हैं, आप सबके लिए एक तो सबसे पहले मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं, एक श्रृंखला लेके आ रहा हूं, जो श्रृंखला आपको लिखना सिखाएगी। और इसमें कुछ सिर्फ लिखना नहीं होगा। सुबह का हमारा एक सेशन होता था लिखना सीखें, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये सेशन को मैंने और डायनेमिक बनाने का प्रयास किया है, और डायनेमिक, मजा आ जाएगा आपको इस सेशन को देख करके। इस सेशन में अब मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इस सेशन के माध्यम से। पहली चीज तो ये, इस सेशन का नाम मैंने रखा है सर्वश्रेष्ठ वीडियो श्रृंखला, एक तरीके की सर्वश्रेष्ठ वीडियो सीरीज। जैसे मेरी मास्टर वीडियो सीरीज है, इंटायर वीडियो सीरीज है, वैसे एक नई सीरीज लेकर के आप सभी के सामने आ रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ वीडियो की। अब इसमें क्या क्या होगा, कुछ अलग है। ये सर्वश्रेष्ठ वीडियो श्रृंखला कुछ अलग है, अभी तक मैंने ये काम नहीं किया, अब ये काम आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। ये तय है और इसी मंडे से करने जा रहा हूं और आपके सिलेबस के लिए करने जा रहा हूं। देखो, और एक चीज और लेकर के आ रहा हूं, जो बच्चे, ये जो फुलफिलमेंट है, ये जो जरूरत है आप लोगों की, ये सिनॉप्सिस तक आप कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी आप लोगों के साथ काम करने जा रहा हूं सभी बच्चों के लिए। और सबके सिनॉप्सिस में चेक भी करूंगा। तो एक और दूसरा प्रोग्राम आपका जो है वो है आपका मास्टर नोट्स प्रोग्राम। मास्टर नोट्स प्रोग्राम
ये मास्टर नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होंगे, सेल्फ नोट्स होंगे। 2 कार्यक्रम आपके निर्णायक हैं, जबरदस्त हैं। अब क्या होने जा रहा है, ये बिल्कुल नए सिरे से एक तैयारी मैं आपकी चालू कराने जा रहा हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ वीडियो प्रोग्राम जो होगा ये आपका मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन के तौर पे रखूंगा, और इसमें जितना भी सिलेबस है ना, 4 पेपर हैं, 4 दिन में अलग अलग पेपर लेकर के चलेंगे हम। इसमें मंडे को आपका जीएस पेपर 1 रहेगा। इसमें अब एक नए सिरे से पूरा पेपर लेकर चल रहा हूं, देखो आपको आनंद आ जाएगा। मंडे को जीएस पेपर 1, ट्यूसडे को जीएस पेपर 2, वेडनेसडे को जीएस पेपर 3 और थर्सडे को जीएस पेपर 4। 4 पेपर आपके होंगे, और फ्राइडे को करंट अफेयर्स का सेक्शन रहेगा। सारा कवर हो रहा है इससे। अब देखिए हमारे पास एक महीने में 4 सप्ताह हैं, 4 वीक हैं, 4 वीक लेके चलेंगे। पब्लिक होगा, निःशुल्क होगा, सर्वश्रेष्ठ वीडियो सीरीज निःशुल्क होगा सभी छात्रों के लिए। सब तक सूचित करिएगा, सबको बताइएगा कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान कर देगा, नए स्तर पे लेकर के चला जाएगा। 2 काम करने पड़ेंगे अब मेरे साथ सभी छात्रों को। यदि 2 काम आपने कर लिए, आपका चयन रुकेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। ये तीनों स्किल जो मैंने आपको बताए, समझना, बोलना और लिखना, ये तीनों स्किल एक साथ चलेंगे आपके, और बहुत सिस्टमेटिक चलेंगे। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप लोगों की गारंटी लेता हूं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूं, और ये होगा, होके रहेगा। कैसे होगा अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, इनमें अब हम करेंगे क्या, इसमें भी जीएस पेपर 1 है तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 2 में कई सारे सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 3 में कई सारे सब्जेक्ट हैं, जीएस पेपर 4 में कई सारे सब्जेक्ट हैं, कई सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और ये जो जितने सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट में हम 4 वीक हैं, 2 वीक एक सब्जेक्ट लेंगे, 2 वीक अगला सब्जेक्ट लेंगे। मान लीजिए जीएस पेपर 1 में शुरुआत के 2 वीक हिस्ट्री उठा लिया, और लास्ट के 2 वीक में ज्योग्राफी उठा लिया, इसमें पॉलिटी उठा लिया, फिर आईआर उठा लिया। तो हम 2 वीक एक सब्जेक्ट लेंगे, 2 वीक दूसरा सब्जेक्ट लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर इकोनॉमी और साइंस टेक लेंगे, यहाँ पे इथिक्स और अन्य जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे, गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल, छोटे छोटे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये लेंगे हम चौथे दिन। और इसमें केवल करंट अफेयर जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम चल रहा होगा। अब इसमें होगा क्या, मान लीजिए मैंने हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री में एक टॉपिक लिया कोई भी, मान लीजिए मैंने पाषाण काल लिया, स्टोन एज। अब स्टोन एज में मेंस में कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये रिसर्च मैं करके आऊंगा। मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो रिसर्च मैं करके आऊंगा। मैं उस टॉपिक पे आपकी आंसर राइटिंग करवाऊंगा। जैसे अभी ये आगामी मंडे होगा, उसमें चित्रकला, पाषाण काल में चित्रकला से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और चित्रकला को रिलेट कराता है, वो पाषाणकालीन चित्रकला को आधुनिक चित्रकला से जोड़ करके दिखाता है। तो क्यों ना फिर हम चित्रकला को पूरा पढ़ें, कंप्लीट पढ़ें, होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ें, और साथ में पाषाण काल में पीटी में क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे पहला काम मुख्य परीक्षा अभ्यास आपका होगा, मुख्य परीक्षा का अभ्यास होगा, एक क्वेश्चन मैं आपका करवाऊंगा यहां पे, और मुख्य परीक्षा अभ्यास से आपको लिखना चालू करेंगे, टॉपिक वाइज लिखना चालू करेंगे, सब्जेक्ट वाइज लिखना चालू करेंगे, सिलेबस वाइज लिखना चालू करेंगे। पहले एपिसोड से आप लोग को फॉलो करना है, इसे ध्यान रखिएगा, पूरा सिलेबस तक करवाऊंगा। 300-400 एपिसोड आएंगे और उसमें काम हो जाएगा आपका। तो मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन, और इसमें ऐसा नहीं है मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, मैं बहुत सिस्टमेटिक जो पूछे जाने की मैक्सिमम प्रायोरिटीज है उस पर पहले काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे मुख्य परीक्षा का एक क्वेश्चन और उस टॉपिक का डिटेल पीटी के आने पूछे गए क्वेश्चन, तो इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस ये दोनों होगा। इसी का नाम दिया है मैंने सर्वश्रेष्ठ वीडियो सीरीज, सर्वश्रेष्ठ वीडियो सीरीज इसी का नाम रखा गया है। और इस टॉपिक पे ही टेस्ट होगा आपका, यही जितना टॉपिक है इसी पे आपको संडे को टेस्ट रखा जाएगा आपका, ताकि आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी यहां से हो जाए। ये आप लोगों के लिए मेरे द्वारा किया जाने वाला अब आगामी एक बड़ा
और बड़ा निर्णायक, बहुत व्यापक, बहुत सिस्टमेटिक एक प्रयास किया जा रहा है सभी छात्रों के लिए जितने भी तैयारी करने जा रहे हैं। अब इसके लिए आप लोग मुझे फीडबैक दोगे कि ये कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो एक नई श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं आप लोगों को, सर्वश्रेष्ठ वीडियो सीरीज। ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास है। इसमें लिखना भी संभव होगा, समझना, मैं पीटी के क्वेश्चन समझाऊंगा कि देखो ऐसे इसका आंसर है, ऐसे इसका आंसर नहीं है, उसी दिन सेम टाइम पे डिस्कस होगा। तो आपका लिखना भी होगा, कॉपी भी चेक करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, पर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज लेकर के आ रहा हूं। और जीएस के चारों पेपर कवर करवा रहा हूं एक ही वीक में, चारों पेपर की अंडरस्टैंडिंग एक ही वीक में। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक महीने में सारा का सारा सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक आप कवर कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है। करंट अफेयर्स के 4 मेजर टॉपिक पे आंसर राइटिंग हो चुकी होगी आपकी, और यदि काम ये हम 365 दिन तक कर ले गए, अद्भुत हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो ये एक नया प्रयास है मेरा, जैसे मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो या अन्य जो मैंने कार्य किए हैं, वो है सर्वश्रेष्ठ वीडियो का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं। इसमें सब जुड़ेंगे और आपको निश्चित तौर पे इससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। एक काम तो ये, इससे क्या होगा, आपका पूरा आंसर राइटिंग, समझना, बोलना है, सब कुछ सीख जाओगे आप। दूसरा जो काम है, मास्टर नोट्स प्रोग्राम, ये अलग है कुछ। इसमें क्या होगा, 2 चीजें हैं। देखो, आप किसी कोचिंग से जुड़े हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आजाद इस एकेडमी से जुड़ो, आप में से बहुत सारे यूट्यूब में बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे, या नहीं जुड़े हो तो आप कहीं कहीं से जुड़ जाओ, या आजाद इस एकेडमी से जुड़ जाओ, या कहीं भी जुड़ जाओ, है ना। पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम हमने कंप्लीट कराया है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मास्टर नोट्स प्रोग्राम में मैं आपको साप्ताहिक स्तर पर वीकली टारगेट दूंगा। अब ये वीकली टारगेट क्या है, कुछ अलग है, इसमें कुछ मैंने नई अपग्रेडेशन की है, और ये कैसे है ये भी देख लेते हैं। वीकली टारगेट होगा आपके पास एक, जिसमें आपके जो क्लास नोट्स होंगे, जो संस्थान के द्वारा नोट्स होंगे, उसका मैं टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने सब्जेक्ट ले लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया मान लीजिए पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट ले लिया हमने ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मान लीजिए ले लिया, 2 टॉपिक हमने ले लिया शुरुआत में। अब पॉलिटी के मैं टॉपिक बता दूंगा आपको कि इस सप्ताह में ये टॉपिक के मुझे मास्टर नोट्स चाहिए, है ना, इस सब्जेक्ट के मुझे मास्टर नोट्स चाहिए। मैं चेक करूंगा सभी के मास्टर नोट्स, इसके लिए एक मोबाइल नंबर जारी करूंगा, और उस मोबाइल नंबर को आप क्या करेंगे, उससे आप बताएंगे कि हाँ ठीक है। तो मास्टर नोट्स प्रोग्राम जो आपका है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें मैं आपको टॉपिक दे दूंगा। मान लीजिए मैंने दे दिया पॉलिटी में, मैंने टॉपिक एक दे दिया आपका कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, पहला टॉपिक ये दे दिया, ऐतिहासिक विकास, ठीक है। दूसरा टॉपिक मैंने आपका दे दिया संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण ये 2 टॉपिक मैंने आपको मान लीजिए दे दिए। पहला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, दूसरा ये। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में 2 टॉपिक दे दिए। पहला दे दिया भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, जो चीजें आपकी क्लास में पढ़ाई गई होंगी प्लस आपके बुक में होंगी। और एक टॉपिक आपका मैंने दे दिया इसमें अवस्थिति एवं विस्तार, कुछ भी है, जो भी टॉपिक है मान लीजिए मैंने दे दिया। अब इन टॉपिक को आपको क्लास नोट से पढ़ना है जो संस्था के द्वारा करवाए गए हैं, प्लस साथ में बुक से पढ़ना है, और इनको कन्वर्ट कर देना है सिनॉप्सिस में। किस में कन्वर्ट कर देना है आपको, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देना है। और ये शॉर्ट नोट्स हम हर सैटरडे को चेक करेंगे, बैठेंगे और शॉर्ट नोट्स आपके चेक करेंगे। ये सभी छात्रों के लिए है, जितने भी हैं। आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप लिखना भी सीख पाएंगे, आप समझना भी सीख पाएंगे, आप बोलना भी सीख पाएंगे। हर सप्ताह ये काम हमारा 1 साल तक के लिए चलेगा। संडे टू संडे आपके टेस्ट होंगे, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। पीसीएस में भी यही सब्जेक्ट है, आईएएस में भी यही सब्जेक्ट है, बुक्स वही हैं, अप्रोच हमारा एक है। हमें तथ्यात्मक जानकारी भी रखना है, विश्लेषणात्मक जानकारी भी रखना है,
इंटरलिंक भी करना है। तो हमें समझना, लिखना, बोलना, इन तीनों को एक साथ लेकर के चलना है। बताइए क्या आपके लिए ये बेहतर रहेगा? साथ में अभिव्यक्ति प्रतियोगिता आपके साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है ही है। एक टॉपिक में अभिव्यक्ति प्रतियोगिता में भी आपका काम हो रहा है। अभिव्यक्ति प्रतियोगिता भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हर महीने आपका ये कर रहा हूं। आज मैं अभी टॉपिक भी बता दूंगा जो इस महीने का था। तो ये एक आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो जाएगा, आपको लो आनंद आ जाएगा। और ये हम कल से नहीं चालू कर रहे, ये आज से चालू कर रहे हैं हम, आज से। और मंडे से आपका आंसर राइटिंग चालू हो जाएगा। मंडे से आप उत्तर लेखन चालू कर देंगे टॉपिक वाइज। उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एक बड़ा काम करने जा रहे हैं मिल करके। देखते हैं, एक साल में मुझे सिर्फ आपके रिजल्ट कन्वर्जन चाहिए। आपको रिजल्ट में परिवर्तित करना है और उसके लिए मिल करके काम करना पड़ेगा। मैं आपको इतनी बात का भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इसका अनुपालन कर पाए, आप चयनित होंगे। ये आपकी कमियां होती हैं कि आप अनुपालन नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रयास होने जा रहा है और ये काम सबको करना है। जितने भी बच्चे हैं जो 24, 23, 24, 25 जो आगे आने वाले समय एग्जाम दे रहे हैं या जो अभी भी दे रहे हैं, उन्होंने नहीं किया, तो हम इन तीनों पे काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमारा। ये हमें समझ करके चलना है। नहीं समझेंगे कोई फायदा नहीं है। तो टॉपिक वाइज हमारी स्टडी होनी चालू हो जाएगी। किससे? जो सुबह का हमारा सर्वश्रेष्ठ वीडियो का कार्यक्रम रहेगा उसके माध्यम से टॉपिक वाइज स्टडी, लिखना भी चालू कर लोगे उसमें, साथ में आप समझना भी चालू कर लोगे। और साथ में उसको लेकर के मैं चाहता हूं कि आप लोग उस टॉपिक को लेकर के कुछ ना कुछ बोलें। ठीक है, बोल करके आप वो वीडियो हमें साझा कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक व्यवस्था रहेगी कि यदि आप बोल करके चाहें तो आप उस टॉपिक पे बोलें, बोल करके उसका वीडियो भेज सकते हैं। इससे क्या है, कंप्लीट कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा आपके अंदर और ये जो समग्रता आएगी ये अपने आप में अद्भुत होगी। ठीक है, तो ये एक हमारे द्वारा किए जाने वाला एक व्यापक प्रयास है। आप सभी इस प्रयास के साथ जो है जुड़ करके अब अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा दे पाएंगे। ठीक है, अब आप में से जितने बच्चे हैं मेरे साथ जो आंसर राइटिंग के कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, आंसर राइटिंग के कार्यक्रम को हम और डायनेमिक बना रहे हैं। और डायनेमिक का मैंने बता दिया, मैं एक टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। आपका कुछ नहीं बचेगा उस टॉपिक पे। उस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे पीटी के और मेंस के, मेंस में आंसर राइटिंग और पीटी में आप लिखोगे, तो ये कमियां अब आपकी जितनी भी हैं सारी खत्म हो जाएंगी। ये कमियों पे काम होना, लिखना सीख लो, लिखना चालू करो। आप लोग लिखते नहीं हो, मैं बोलता बोलता थक जाता हूं। लिखो 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 लिखो, कितने लिखते हैं? कितने लिखते हैं बताइए? नहीं लिखते ना आप लोग। ये दर्द होता है अंदर, ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों को मैं बोलता रहता हूं, आप लोग लिखते नहीं हो। ठीक है, तो आप लोगों को रेगुलर लिखना है। सुबह 9:30 बजे से हमारी जो क्लास है लिखने वाली, ये रेगुलर रहेगी। आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे लाइव रहेगी। रेगुलर कंटिन्यूअस लेके चलूंगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा और मैं गाजियाबाद में रहा तो ये क्लास आपकी रेगुलर लेकर के चलूंगा। स्वास्थ्य डिस्टर्ब है, गाजियाबाद में नहीं हूं तो 1-2 गैप आएंगे, फिर क्लास चालू हो जाएगी। मैं बंद नहीं करूंगा। मेरा एक उद्देश्य है आपको आपके जीवन में सफल बनाना, और इस उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं होती जब तक आप चयनित नहीं हो जाते हैं। और उसमें जो भी कमियां होंगी उनको दूर करना, ये मिलकर के प्रयास करना, ये हमारा दूसरा बड़ा लक्ष्य है। तो कल से सर्वश्रेष्ठ वीडियो के कार्यक्रम में आप सभी जुड़ेंगे। बताइए सब तैयार हैं आप लोग? मंडे से आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे सर्वश्रेष्ठ वीडियो के कार्यक्रम में। अब इसका देखो टॉपिक क्या है। आंसर राइटिंग के कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। जो भी टॉपिक हैं, पहला तो है मंडे को जो मैं टॉपिक आपको कराऊंगा वो कराऊंगा चित्रकला से, पाषाण काल की चित्रकला। आप लोग टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, क्लास शेड्यूल मैं आपका दिखा देता हूं, जो मैंने क्लास शेड्यूल तय किया है आपका अभी। और आपका आने वाले समय पे हर एक टॉपिक पे आप लिख पाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा आपके लिए, बताइए।
यदि हर टॉपिक पे आप लिख पाए तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। हर एक टॉपिक पे यदि आप लिख पाए तो फिर आपका तो कमाल ही हो जाएगा, आपका काम ही बन जाएगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ ना कि आप हर एक टॉपिक पे लिख पाएँ। देखिए डेट वाइज है, ये कैलेंडर है जो मैंने आपके लिए बनाया है। मंडे को आपका 2 मई पड़ रहा है, 2 मई को पाषाण काल की चित्रकला। ईद तो नहीं है 2 मई को, 2 तारीख को ईद है। तो एक काम करेंगे ना, 2 तारीख को आंसर राइटिंग कर लेंगे, आंसर राइटिंग के बाद फिर बाकी आप काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 को ईद है ना। ईद कब है थोड़ा सा एक बार कंफर्म करें, आप बच्चे आप में से हैं। 3 तारीख को है, 2 या 3 में पड़ेगी शायद, जो है अलग अलग जगह पे अलग होता है। तो 3 को है ना, हाँ तो हाँ ठीक है। तो मंडे को 2 तारीख को आप टॉपिक लिख लो पाषाण काल की चित्रकला, पाषाण काल चित्रकला, ठीक है। फिर मंडे को ही मैं आगे के सारे टॉपिक आपको बता दूंगा, जितने भी टॉपिक हैं मंडे को आगे के सारे टॉपिक आपको बता दूंगा, ठीक है। शाम को करंट अफेयर्स की क्लास अब चालू हो जाएगी। मंडे से करंट अफेयर्स की क्लास आपको शाम को होगी, तो करंट अफेयर्स की क्लास के लिए भी आप तैयार रहिएगा। मंडे को शाम को करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी रेगुलर होगी, वो होगी एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे लाइव, ठीक है। तो एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स सुबह यहाँ पे लिखना, प्लस साथ में आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट आपका, साथ में वीकली टारगेट। वीकली टारगेट आपको मैं हर मंडे को दिया करूंगा, हर मंडे को आपको वीकली टारगेट आपके पास आ जाएगा। वीकली टारगेट मतलब इस सप्ताह आपको क्या करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। मंडे जैसे आज सैटरडे है, सैटरडे को भी किया जा सकता है, ताकि मंडे टू जो है सैटरडे आप उसको तैयार करके रख सके। तो या तो मैं सैटरडे को दे दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा। तो वीकली टारगेट भी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है मेरा। तो आपको वीकली टारगेट क्या करना है, किसके सिनॉप्सिस बनाना है, किसको क्रिएट करना है, ये चीज भी हम स्टार्ट कर देंगे। आज शाम तक आपको वीकली टारगेट आ जाएंगे साप्ताहिक स्तर के, कि क्या क्या टॉपिक होंगे, किन किन टॉपिक को आपको आंसर राइटिंग करना है और कैसे उनका मेंस आंसर राइटिंग में उनको सिनॉप्सिस क्रिएट करना है। तो विद सिनॉप्सिस चीजें होंगी और सैटरडे को आपके सिनॉप्सिस चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपका सर्वश्रेष्ठ वीडियो का कार्यक्रम हम मंडे से शुरू कर रहे हैं। और वर्कशॉप सेशन में जो आज हमारा कंप्लीट जिस्ट है, जो आज इतनी सारी बातें हमारी हुई हैं, उन बातों का एक ही मात्र मकसद है कि कैसे आप अपने लाइफ में सफल हों, और सफल होने के लिए संस्थान के द्वारा क्या आपके साथ कार्य किया जाए, क्या कार्य योजना आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना चार्ज लें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करें। मैं आपके साथ एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे सेशन का मुख्य जो है मुद्दा था। अब आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे प्रयास करूंगा कि आप में से कुछ छात्रों के प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है।